नमस्कार, सुप्रभात। यूनिक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लक्ष्य मान करके हम लोग भूगोल विषय से संबंधित अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में भूगोल विषय से भी एक निश्चित संख्या में प्रश्न आते हैं और ये कहीं ना कहीं आपकी सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। स्वाभाविक है कि अन्य दूसरे विषयों की तरह अगर हम भूगोल विषय को भी अच्छे से तैयार कर लें तो इसमें हमारे अंक नहीं कटते। तो आप देखिएगा कि इसी श्रृंखला में हम लोगों ने पहले बिहार के भूगोल के बारे में समग्रता से पढ़ लिया, फिर भारत के भूगोल के बारे में पढ़ लिया और अब हम लोग भौतिक भूगोल यानी विश्व भूगोल के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन कर ले रहे हैं, जिसमें आज हमारा शीर्षक होगा पवन और वायुदाब की पेटियां, यानी विंड्स एंड एयर प्रेशर बेल्ट्स। हम लोग जब पवन और वायुदाब की पेटियों के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें विश्वास मानिएगा आज का जो टॉपिक है आपको दूसरे टॉपिक की तुलना में बहुत ज्यादा सरल लगेगा। क्यों? अगर आप में से जिन लोगों ने मेरे साथ बिहार की जलवायु, भारत की जलवायु को पढ़ा है तो उस दरमियान कई छोटी बड़ी बातें, कई छोटी बड़ी अवधारणाएं आप अपने दिल दिमाग में बैठा चुके हैं और उन्हीं का प्रयोग करते हुए हम आज इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। स्वाभाविक है कि बहुत सारी चीजें पहले से ही आपके दिमाग में है ना हैं, और अब हम लोग इस टॉपिक को जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ एक चीजों को छोड़ करके बाकी चीजें तो पहले ही हम जानते थे। स्वाभाविक है। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें पवन और वायुदाब की पेटियों के बारे में। सबसे पहले सरलता से समझ लें कि पवन होती क्या है, हम किन्हें पवन या विंड कहते हैं। तो कहा जाता है कि पृथ्वी के सतह पर यानी धरातल पर वायुदाब में अंतर के कारण, अब आप कहेंगे सर वायुदाब में अंतर के कारण मतलब, हम जानते हैं कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो सूर्य की किरणें सभी जगहों पर एक समान रूप से नहीं पड़ती है। कहीं सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, कहीं सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, और आप जानते ही हैं जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहां अत्यधिक गर्मी होगी, धरातल गर्म होगी, उसके सतह में जो व्याप्त हवाएं हैं वो गर्म होकर के हल्की होकर ऊपर उठने लगेंगी, तो वहां क्या बन जाएगा? निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा। ये तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा जहां सूरज की रोशनी तिरछी पड़ेगी वहां क्या होगा? वहां तापमान अपेक्षाकृत ठंडा होगा, वहां हवाएं सघन और भारी होंगी, इसलिए वहां उच्च वायुदाब का क्षेत्र होगा यानी हाई प्रेशर बेल्ट होगा। और जहां सूरज की रोशनी सीधी पड़ रही थी वहां गर्मी अधिक, तो वहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा, लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। और आप जानते ही हैं, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि फेरल के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फेरल्स लॉ, है ना, पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करती है। तो क्या देखा? वायुदाब में अंतर के कारण जो उच्च वायुदाब की पवनें हैं वो निम्न वायुदाब की ओर बहती हैं। तो पवन की परिभाषा में इन्हीं चीजों को शामिल किया गया है कि पवन क्या है कि पृथ्वी के सतह पर या धरातल पर वायुदाब में अंतर के कारण, वायुदाब में अंतर के कारण क्षैतिज रूप से बहने वाली हवाओं को हम पवन कहते हैं। क्या बताया? पृथ्वी के सतह पर या धरातल पर वायुदाब में अंतर के कारण क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजेंटली बहने वाली हवाओं को हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। स्पष्ट है ना? तो याद रखिएगा,
पवन और वायु दाब के बीच बड़ा गहरा और सीधा संबंध है। आप कहेंगे कैसे? अगर कल्पना कीजिए, और बिल्कुल धैर्य के साथ कल्पना कीजिए, कि अगर पृथ्वी पर सभी स्थानों पर सूरज की किरणें एक समान पड़ रही हैं, पृथ्वी के सभी क्षेत्र एक समान गर्म हो रहे हैं, तो क्या कहीं पर निम्न वायुदाब और कहीं उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनेगा? नहीं। ये तो है कि जहां सूरज की किरणें सीधी पड़ रही हैं, वहां धरातल गर्म हो रहा है, उसके संपर्क में आने वाली हवाएं गर्म हो रही हैं, वो हल्की होकर के ऊपर उठ रही हैं, तो वहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। जबकि जहां सूरज की किरणें तिरछी हैं या तिरछी पड़ रही हैं, वहां अपेक्षाकृत ठंड है, वहां हवाएं भारी है, सघन है। तो वायुदाब में अंतर है, तभी पवनें बहती हैं। यही तो मैंने बताया कि अगर पृथ्वी के सभी स्थानों में वायुदाब एक समान हो, यानी सब तरफ या तो उच्च वायुदाब हो या सभी स्थानों पर निम्न वायुदाब हो, पवनें नहीं बहेंगी। पवन अगर बहेंगी तो वायुदाब में अंतर के कारण ही। पक्का है ना? तो याद रखिएगा। और भी एक चीज है, जहां सूरज की रोशनी एकदम सीधी पड़ रही है, जहां धरातल एकदम तप्त गर्म हो रहा है, वहां धरातल के संपर्क में आने वाली हवाएं गर्म हुई, फिर वायुमंडल की हवाएं गर्म हुई, और वो हवाएं गर्म होकर के हल्की होकर के ऊपर उठ गई, क्योंकि उनका घनत्व कम हो गया। वो हल्की हो गई और हल्की होकर के ऊपर उठ गई। तो ध्यान रखिएगा, अगर उस जगह पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना और उसके चारों तरफ उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, तो चारों तरफ से हवाएं आएंगी उस निम्न वायुदाब को भरने के लिए। स्वाभाविक है कि वहां जो दाब प्रवणता है, यानी ग्रेडियंट प्रेशर फोर्स, वो काफी ज्यादा होगा। आप कहेंगे सर ग्रेडियंट प्रेशर फोर्स क्या होता है? तो आप देखिएगा कि पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर वायु दाब में अंतर के कारण जो बल उत्पन्न होता है, उसी को हम कहते हैं दाब प्रवणता बल। और दाब प्रवणता बल जितना ज्यादा होगा, उच्च वायुदाब से हवाएं निम्न वायुदाब की ओर उतनी तेजी से बहेंगी। अगर मान लीजिए कि निम्न वायुदाब का क्षेत्र यहां है और आसपास का जो क्षेत्र है वहां भी थोड़ा कम तापमान है, तो वहां क्या होगा? फिर ये जो दाब प्रवणता बल है वो कम होगा, क्योंकि वायुदाब में अंतर कम है, इसलिए हवाएं बहेंगी, बहुत तीव्रता से नहीं बहेंगी। लेकिन अगर बीच में निम्न वायुदाब का क्षेत्र है और उसके चारों तरफ उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, तो ध्यान रखिएगा कि दाब प्रवणता बल काफी ज्यादा हो। समझ रहे इस बात को ना? जैसे अगर हम बात करें, हम आपसे जिस चीज में बात कर रहे थे वो ये है कि अगर मान लीजिए केंद्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र है ना, यानी लो प्रेशर का क्षेत्र है, और याद रखिएगा उसके चारों तरफ जो उच्च वायुदाब का क्षेत्र है ना, यानी जहां हाई प्रेशर है, तो वहां क्या होगा? आप देखेंगे हवाएं जो हैं वो क्या होगा, इसको भरने के लिए उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी, और जब चलेंगी तो क्या होगा? ध्यान रखिएगा, अगर ये हवाएं स्थल भाग की ओर हैं, यानी महाद्वीपीय इलाके में ये पवनें बह रही हैं, तो क्या होगा? पवनों की गति धीमी होगी अपेक्षाकृत। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों में
एक तो क्या होगा, महाद्वीपीय इलाके में क्या होगा कि कहीं पर तापमान बहुत ज्यादा है तो कहीं उससे थोड़ा कम होगा, कहीं उससे थोड़ा कम होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या होगी कि महाद्वीपीय क्षेत्रों में जब हवा बह रही है तो क्या होगा, उसको हवा को धीमी करने के लिए, उसकी गति को शिथिल करने के लिए कई कारक होते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पठार हैं, ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, भवन हैं, ऊंची इमारतें हैं, वो सब पवन की गति को अपेक्षाकृत धीमी कर देती है। स्वाभाविक है, पवन बहेंगी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, लेकिन उसकी गति धीमी होगी, तो हम कहेंगे प्रवणता दाब बल का मान कम है। लेकिन अगर यही गतिविधि, यही फेनोमेना अगर समुद्री क्षेत्र में उत्पन्न होती है तो क्या होगा, समुद्री क्षेत्र में आप देखिएगा कि स्थल भाग में अगर लो प्रेशर का क्षेत्र बना हुआ है तो स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा भी होता है। मान लीजिए दिन का समय है तो स्थल भाग में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना, क्योंकि सूर्य की रोशनी जब सीधी पड़ती है तो स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाता है, मैंने पहले भी बताया था जलवायु पढ़ाते समय। और जो समुद्र का पानी है वो अपेक्षाकृत देर से गर्म होता है। लेकिन जब ठंडा होने की बात होती है तो क्या होता है कि ये भाग जल्दी ठंडा हो जाता है और समुद्र का पानी अपेक्षाकृत देर से ठंडा होता है। खैर, अगर समुद्री इलाके में यहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना और चारों तरफ से उच्च वायुदाब का क्षेत्र है तो यहां दाब प्रवणता बल का मान ज्यादा होगा, क्योंकि इन पवनों को तीव्र गति से बहने के लिए रोकने वाला कोई कारक पहाड़, पठार, ऊंचे वृक्ष या ऊंची भवनें यहां समुद्री इलाके में नहीं, ठीक है ना। और कहा जाता है कि दाब प्रवणता बल ही, आप देखिएगा, पवन की दिशा को और पवन की गति को प्रभावित करती है। आप कहेंगे सर कैसे, तो देखिएगा कि मान लीजिए कि एक परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि यहां उच्च वायुदाब का क्षेत्र है और निम्न वायुदाब का क्षेत्र उसके बाईं ओर है ना। तो आप जानते हैं यहां पवन की दिशा क्या होगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। ये तो कटु सत्य है कि पवनें हमेशा किसी भी परिस्थिति में उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही फ्लो करेंगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि उच्च वायुदाब का जो क्षेत्र है ये बीच में है और निम्न वायुदाब का क्षेत्र इसके दाहिनी ओर है, तो आप क्या देखेंगे, पवन की दिशा इधर होगी और गति भी निर्भर करेगी इसी पर, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर ये उच्च वायुदाब है और यहां निम्न वायुदाब में तापमान बहुत क्या है, ज्यादा है, जैसे मान लीजिए कि यहां 50-52 डिग्री तापमान है, आप समझ सकते हैं यहां गर्मी बहुत ज्यादा होगी और यहां का तापमान जो है वो लगभग 20-22 डिग्री है। तो क्या देखेंगे भाई कि यहां का तापमान अपेक्षाकृत कम है, तो यहां उच्च वायुदाब होगा और यहां निम्न वायुदाब होगा। स्वाभाविक है कि पवन जो है उसकी गति भी बहुत तीव्र होगी। लेकिन मान लीजिए कि यहां पर अगर तापमान है ना, यहां मान लीजिए कि तापमान 20 से 22 डिग्री तापमान है ना सेल्सियस है और इस जगह पर जहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र है वहां पर तापमान अगर मान लीजिए 32-33 डिग्री है, तो आप क्या देखेंगे, तो यहां क्या देखेंगे, यहां भी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं जाएंगी, लेकिन तुलनात्मक रूप से यहां तापमान बहुत ज्यादा नहीं है, तो यहां लो प्रेशर बनेगा लेकिन बहुत ज्यादा है ना मात्रा में लो प्रेशर नहीं बनेगा, कह लीजिएगा बहुत बड़ा पैमाने पर लो प्रेशर नहीं बनेगा। इसलिए हवाएं अभी भी बहेंगी लेकिन गति अपेक्षाकृत धीमी होगी। समझ में आया ना, तो ये चीजें आपको समझ में रखना है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं इन्हीं बातों को जो मैंने समझाया आपको वो आपके सामने देखिएगा पीपीटी के माध्यम से है कि पृथ्वी की सतह पर वायुदाब में अंतर के कारण है ना, पृथ्वी के सतह पर, धरातल पर
वायु दाब में अंतर के कारण, है ना, क्षैतिज रूप से, क्या बताया मैंने आपको, क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजेंटली गतिशील या बहती हुई वायु को हम लोग क्या कहते हैं, पवन यानी विंड कहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि वायु दाब और पवन का बड़ा गहरा संबंध है, वायु दाब और पवन का बड़ा गहरा संबंध है। अगर पृथ्वी की सतह पर वायु दाब में अंतर नहीं होगा, पवनें नहीं बहेंगी। पवन तभी बहेंगी जब पृथ्वी की सतह पर वायु दाब के मान में अंतर होगा, यानी कहीं उच्च वायु दाब और कहीं निम्न वायु दाब का क्षेत्र होगा, तो ही उच्च वायु दाब से पवनें निम्न वायु दाब की ओर बहेंगी, अन्यथा नहीं बहेंगी। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। तो वही लिखा कि वायु दाब और पवन का गहरा संबंध है। वायु दाब में अंतर पवन के प्रवाह का मुख्य कारण है। और ये तो आप जानते ही, पवनें हमेशा उच्च वायु दाब यानी हाई प्रेशर क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती हैं। इसके अलावा मैंने आपको समझाया दाब प्रवणता बल के बारे में, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बारे में। तो क्या है भाई, तो देखिएगा, वह बल जो वायु दाब में अंतर के कारण, वायु दाब में अंतर के कारण होगा, है ना, अंतर के कारण उत्पन्न होता है, उसको हम कहते हैं दाब प्रवणता बल, है ना, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। इसको टर्म को याद रखिएगा, कई बार प्रारंभिक परीक्षा में इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दाब प्रवणता बल यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या है। तो आप कहिएगा कि पृथ्वी के विभिन्न सतहों पर या पृथ्वी के धरातल पर वायु दाब में अंतर के कारण ही ये बल उत्पन्न होता है। ठीक है ना। और जो उच्च वायु दाब की पवनें होंगी वो क्या होंगी, अपेक्षाकृत ठंडी होंगी, सघन होंगी, है ना। उच्च वायु दाब की ओर वायु क्या है, पवनें ठंडी होगी और सघन होगी। और उसके विपरीत निम्न वायु दाब का जो क्षेत्र होगा, लो प्रेशर का जो क्षेत्र होगा, वहां वायु क्या होगा, गर्म और विरल। विरल मतलब जैसे सघन माध्यम को बोलते हैं ना डेंसर मीडियम, और विरल माध्यम को रेयर मीडियम कहते हैं। तो वहां हवाएं क्या है, विरल होंगी, यानी बहुत सघन नहीं होंगी। ठीक है ना। और अंतिम में यही कहा गया कि प्रवणता बल पवन की दिशा और गति को निर्धारित करती है, जो मैंने बताया आपको कि अगर उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के बीच तापमान में अंतर ज्यादा है तो क्या होगा, दाब प्रवणता बल अधिक होगा और बहुत तीव्रता से उच्च वायुदाब से हवाएं निम्न वायुदाब को या निम्न वायुदाब की ओर बहेंगी। और बताया था कि अगर उच्च वायुदाब की दाहिनी ओर है तो हवा तब दाहिनी ओर बहेंगी, और अगर निम्न वायुदाब उस उच्च वायुदाब की बाईं ओर है तो हवाएं फिर क्या होगा, बाईं ओर बहेंगी। ये दिमाग में रखना है। क्लियर है ना, इतना स्पष्ट हो गया मुझे विश्वास है ना। अब आइए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद जस्ट आगे जो चीजें पढ़नी है कि वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहले ये देखिएगा कि वायुमंडलीय परिसंचरण है क्या। वायुमंडल में वायुमंडलीय दबाव के कारण प्रवाहित होने वाली जो पवनें हैं, ये वायुमंडलीय परिसंचरण का निर्माण करती है। प्रश्न ये उठता है कि वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभावित कौन कौन सी चीजें करती है। ये क्वेश्चन के रूप में आया हुआ है और आपको ध्यान से इसको समझना चाहिए कि वायुमंडलीय परिसंचरण को मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो दो कारक, ऐसे तो और भी कारक हैं लेकिन दो कारक महत्वपूर्ण रूप से इसको प्रभावित करता है। एक क्या है, पृथ्वी के सतह पर सूर्य की किरणों का असमान वितरण, जिसके कारण पृथ्वी के धरातल पर या सतह पर सभी जगहों पर तापमान अलग अलग होता है, एक समान नहीं होता। और दूसरा है कॉरियोलिस बल। हम लोगों ने कई टॉपिक को पढ़ते समय समझा है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी अपने एक्सिस पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, आप ये जानते ही हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक्सिस पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही एक विशेष प्रकार का उत्प्लावन बल उत्पन्न होता है, जिसको हम कहते हैं क्या, कॉरियोलिस बल। और इसी बल के प्रभाव के कारण आप ध्यान रखिएगा
बाद में आप देखिएगा कोरियोलिस नामक भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका पता लगाया, फलस्वरूप इस बल का नामकरण उनके नाम पर कर दिया गया। लेकिन बाद में फेरल महोदय ने इसको और व्यवस्थित रूप से इसका अध्ययन करके इसको अपने तरीके से प्रस्तुत किया था, तो इसको फेरल का लॉ भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कोरियोलिस बल जो है, इसके कारण ही जो पवनें बहती हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपने वास्तविक गमन पथ से दाहिनी ओर यानी राइट हैंड साइड में डिविएट हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में साउदर्न हेमिस्फीयर में अपने वास्तविक गमन पथ से, अपने एक्चुअल पाथ से क्या होता है, बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड में वो डिविएट हो जाती है। इन दोनों का कारण क्या है? तो उत्तरी गोलार्ध में पवनों का अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में पवनों का अपनी बाईं ओर विक्षेपित होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है? कोरियोलिस बल। तो समझ में आया कि अब देखा जाता है कि वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभावित करने वाले दो बड़े जो कारक हैं उसमें कौन है भाई? एक है सोलर रेडिएशन, जिसमें सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर असमान रूप से, है ना, अपनी किरणों को विक्षेपित की जाती है, जिससे पृथ्वी का अलग अलग भाग अलग अलग मात्रा में गर्म होता है, और जहां ज्यादा गर्म होगा वहां लो प्रेशर, जहां कम गर्म होगा वहां हाई प्रेशर, और तब पवनें हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करेंगी। एक बड़ा कारण। दूसरा, कोरियोलिस बल का प्रभाव। कोरियोलिस बल के कारण ही क्या होता है? पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने वास्तविक गमन पथ से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, और ये दोनों मिलकर के आप देखिएगा वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभावित करते हैं। लेकिन देखिएगा कि एक चीज और भी आता है, समझ में आता है, कई बार पूछा भी आता है कि वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? तो याद रखिएगा वायुमंडल में विभिन्न गैसें हैं और इन गैसों के कारण वायुमंडल का अपना भार है। तो जब ये वायुमंडल या वायुमंडलीय गैसें अपने विशेष भार के कारण पृथ्वी के ऊपर किसी इकाई क्षेत्र में जो दबाव लगाती है, इसी को हम कहते हैं क्या भाई? वायुमंडलीय दबाव। समझ में आ गया ना? तो ध्यान रखिए क्या बोला गया? पृथ्वी की सतह पर मौजूद वायु के भार के द्वारा प्रति इकाई, एक निश्चित इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर पर अपने अंगूठे से, है ना, दाब लगा रहे हैं, तो मेरे शरीर का जो भार है और जितना भार मेरे हाथ पर काम कर रहा है, उस हाथ के अंगूठे से हम किसी मित्र के शरीर के इकाई क्षेत्र पर जो दबाव लगा रहे हैं वही हमारा दबाव होगा, शारीरिक दबाव होगा। तो यहां वायुमंडलीय दाब क्या है भाई? कि पृथ्वी के ऊपर आप देखिएगा यानी सतह पर जो वायु मौजूद है, और आप जानते हैं वायु में विभिन्न गैसों का मिश्रण है, उसके कारण अपना उनका एक भार है, और उस विशेष भार के कारण इकाई क्षेत्र पर या इकाई क्षेत्रफल पर जो दाब लगाया जाता है उसको कहते हैं क्या? वायुमंडलीय दाब। ठीक है ना? इसके बाद आता है कि वायुमंडलीय दाब जो है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। चूंकि हमने बताया कि पृथ्वी की सतह पर, धरातल पर जो गैसें हैं विभिन्न प्रकार की, उन गैसों का अपना भार है। लेकिन याद रखिएगा कि जो वायुमंडलीय दाब है वो कई चीजों पर निर्भर करती हैं, और इससे क्वेश्चन पूछा गया है, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिएगा ताकि आपके प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आ जाए तो आपसे गलती ना हो। देखिए, कहा जाता है कि किसी भी वायुमंडलीय दाब को 4 कारकें प्रभावित करती हैं। एक तो ऊंचाई, पहले सुन लीजिए फिर मैं समझा दूंगा। एक तो ऊंचाई, दूसरा तापमान, यानी ऊंचाई मतलब अल्टीट्यूड, दूसरा तापमान यानी टेम्परेचर, तीसरा है जलवाष्प, ह्यूमिडिटी, और चौथा है ग्रेविटी,
गुरुत्वाकर्षण बल। आप कहेंगे सर कैसे? तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर जाते हैं, आप क्या महसूस करते हैं? वायुमंडलीय दाब का मान कम हो जाता है। आप कहेंगे कैसे? तो हमने बताया कि सूर्य की रोशनी जब सीधी पड़ती है तो धरातल पर गर्म पड़ती है। पहले धरातल गर्म हो जाता है, फिर उसके संपर्क में आने वाली जो हवा वो गर्म हो जाती है, फिर उसके ऊपर का परत, फिर उसके ऊपर का परत, ऐसे हवाएं गर्म होती हैं। और जब हवाएं गर्म हो जाएंगी तो क्या हो जाएंगी? उनका घनत्व कम हो जाता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि गर्म होने के कारण हवाओं के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं, और फिर क्या होता है? वो हल्की हो जाती है और हल्की होकर के ऊपर उठने लगती है। फलस्वरूप याद रखिएगा, हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, ऊंचाई के कारण तापमान तो कम होगा ही, वायुमंडलीय दाब का मान भी कम होगा। आप लोगों ने बचपन में प्रश्न पढ़ा होगा कि क्या कारण है कि पहाड़ों पर भोजन देर से पकता है? क्या कारण है कि पहाड़ों पर चढ़ते समय नाक से खून निकल आता है? क्या कारण है कि हवाई जहाज में बैठे हुए व्यक्ति का फाउंटेन पेन लीक कर जाता है? क्या कारण है कि गुब्बारा जिसमें हमने पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब के मान के अनुसार हवा भरा था, कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद वो फूट जाता है, फट जाता है? ये सब वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण ही होता है, क्योंकि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का मान अलग होता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं, हवा का घनत्व कम होने के कारण आप देखिए वायुमंडलीय दाब का मान भी कम हो जाता है। ठीक है ना? तो ये जो कारण है हमने बताया ऊंचाई, वो आप समझ गए कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब तेजी से घटता है, क्योंकि ऊंचाई पर हवा क्या हो जाती है? तो विरल हो जाती है। दूसरा तापमान, तो आपने पढ़ा होगा, अभी एक दिन पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि सतह से, पृथ्वी के धरातल से जैसे जैसे नीचे जाएंगे, प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है, कि बढ़ जाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी के सतह से अगर हम नीचे की ओर जाते हैं तो धरातलीय दाब का मान बढ़ता है, इसलिए तापमान भी बढ़ता है। तो धरातल से जैसे जो है, पृथ्वी की सतह से हम जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे, क्या होगा? दाब का मान बढ़ेगा, और दाब बढ़ने के कारण ही तापमान भी बढ़ता है, और प्रत्येक 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। लेकिन आप पृथ्वी के धरातल से जैसे, सतह से जैसे ऊपर जाएंगे, प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाता, क्योंकि ऊंचाई के अनुसार क्या होता है? तापमान कम होता है। और तापमान क्यों होता है कम, इसकी भी चर्चा मैंने किया है कि क्या कारण है कि गर्मी के दिनों में बहुत सारे सैलानी या पर्यटक जो हैं वो पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं। वहां जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई पर जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा? तापमान कम होता जाता है और आपको गर्मी भी कम लगेगी। तो याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाला पहला कारक ऊंचाई था। दूसरा कारक क्या हो गया? तापमान। कि ताप बढ़ने पर हवा गर्म होकर फैलती है और हल्की हो जाती है, जिससे दाब कम हो जाता है। मैंने एक साथ बताया आपको। तीसरा है क्या भाई? तो इसमें तीसरा बड़ा कारक जो है, हमने क्या बताया था आपको? तीसरा जो बड़ा कारक है वो है जलवाष्प, यानी वाटर वेपर। अब जरा देखिएगा, इसमें इसमें भौतिकी का रहस्य छुपा हुआ है। और कई बार हम लोग अगर सोचते हैं कि जो शुष्क हवा है उसमें अगर जलवाष्प की मात्रा मिला दी जाए तो हवा भारी हो जाएगी। नहीं, अगर हवा शुष्क है, उसमें जलवाष्प की मात्रा मिल जाती है तो उसका घनत्व क्या है? शुष्क हवा से भी कम हो जाता है। ठीक है ना? यही बात यहां कही गई है कि जिन हवाओं में जलवाष्प या नमी अधिक होती है वे क्या होती हैं? हमारा दिमाग कहता है क्या कि तो भारी हो जाना चाहिए क्योंकि उसमें जलवाष्प की मात्रा मिल गई है। नहीं, वो हल्की होती हैं। क्यों हल्की होती हैं? तो याद रखिएगा कि जब
शुष्क हवाओं में हम जलवाष्प मिलाते हैं तो उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना, हवा का क्या है, घनत्व कम हो जाता है। इसलिए याद रखिएगा कि कहा जाता है, आपसे बचपन में प्रश्न पूछा गया था फिजिक्स में कि गर्मी के दिनों में आवाज तेज जाएगी कि बरसात वाले दिनों में, कि ध्वनि की चाल शुष्क हवा में ज्यादा होगी कि जलवाष्प वाली हवा में। सब इसमें फिजिक्स का छोटा छोटा सिद्धांत छुपा हुआ है। और चौथा है गुरुत्वाकर्षण बल। आपको मालूम होगा पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने, है ना, केंद्र की ओर खींचती है, और जिस विशेष बल के कारण या जिस विशेष बल के द्वारा खींचती है उसको हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो अन्य चीजों की भांति आप देखिएगा वायुमंडल जो है उसको भी अपनी सतह की ओर खींचती है, कौन, पृथ्वी। और इस कारण आप देखिएगा कि भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है। ध्यान से सुनिएगा, ध्रुवों पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो भूमध्य रेखा की तुलना में क्या होता है। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या कारण है कि हम अपने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित हम जितने भी सैटेलाइट्स प्रक्षेपित करते हैं, लॉन्च करते हैं, उसको हम भूमध्य रेखा के आसपास से ही करते हैं, ध्रुवों पर नहीं करते। क्यों? इसका बड़ा कारण यही है कि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है तो प्रक्षेपण बल का मान कम हो जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है तो वहां हवाएं भी क्या होती है, सघन होती है और ठंडी होती है। जबकि भूमध्य रेखा पर हवाएं क्या होगी, गर्म होंगी और विरल होंगी। तो वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले चार कारक कौन कौन से देख लिए हमने, ऊंचाई, तापमान, है ना, जलवाष्प और गुरुत्वाकर्षण बल। ये चारों पृथ्वी के किसी भी स्थान पर आप देखिएगा वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं। आप कहेंगे सर पढ़ तो रहे हम लोग पवन, बिल्कुल, आगे जब हम लोग पवन और वायु दाब की पेटियों को समझेंगे तो इन चीजों की आवश्यकता होगी, इसलिए मैंने पहले ही आपको यह स्पष्ट कर दिया। ठीक है ना। अब आइए, दो चीजें हैं कि पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है, नंबर एक। नंबर दूसरा, कॉरियोलिस बल के प्रभाव के कारण ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने गमन पथ से दाहिनी ओर और बाईं ओर में अपने गमन पथ से, है ना, बाईं ओर आप देखिएगा उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। यही दो चीजों को याद रखना है तो वायु दाब की पेटी एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। टॉपिक का शीर्षक जटिल जरूर लग रहा है लेकिन इसकी अवधारणा बहुत बहुत सरल है। बस ये दो चीजें याद रखिएगा, एक, पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होंगी और कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होंगी। बस कहीं दिक्कत नहीं हो। अब आगे देखिएगा कि जब हम लोग इन चीजों को आगे पढ़ लेते हैं तो हम देखेंगे कि वायुमंडल वायुदाब की पेटियों को हम समझ लेंगे, है ना। तो वायुदाब की जो पेटियां हैं उनको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है कि पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर जो सूर्य की किरणें सीधी और तिरछी पड़ती हैं उसके कारण पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में आप देखिएगा तापमान जो है वो अलग अलग होता है। जैसे आपको पता होगा, हम यहां अगर इन चीजों को ऐसे समझ लें, आप देखिएगा ये हमारा भूमध्य रेखा है ना, और ये
80 से 90 डिग्री का इलाका उत्तरी गोलार्ध में, और 80 से 90 डिग्री का क्षेत्र आप देखिएगा दक्षिणी गोलार्ध में। हम क्या जानते हैं, सूरज की रोशनी एकदम जब सीधी पड़ती है ना, जब मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, तो सूर्य की रोशनी जब सीधी पड़ेगी तो क्या होगा, जब सूर्य की रोशनी सीधी पड़ेंगे तो जहां जहां सूर्य की रोशनी सीधी पड़ेगी वहां क्या होगा, तापमान, वहां तापमान क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और तापमान जहां ज्यादा होगा तो क्या होगा, वहां हवाएं गर्म होकर के ऊपर उड़ जाएंगी। स्वाभाविक है कि यहां क्या होगा भाई, लो प्रेशर का क्षेत्र रहेगा। स्वाभाविक है कि यहां लो प्रेशर का क्षेत्र रहेगा। लेकिन आप देखेंगे कि जहां जहां सूरज की रोशनी है ना, जहां जहां आप देखेंगे कि सूरज की रोशनी तिरछी पड़ रही है, तो जहां जहां सूरज की रोशनी तिरछी पड़ रही है तो वहां क्या होगा, तापमान बहुत कम होगा, अपेक्षाकृत बहुत ठंड होगी वहां पर। स्वाभाविक है कि इन दोनों क्षेत्रों में क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। तो पृथ्वी पर जो वायुदाब की पेटियां हैं उनमें से जो 4 तरह की वायुदाब की पेटियां होती हैं उनमें 2 तरह की पेटियों को तो आपने समझ लिया। ये वायुदाब की पेटियां जो है ये सूर्य के सीधी और तिरछी किरणों के पड़ने के कारण जो तापमान में अंतर आता है उसके कारण है। और यही कारण है कि आप देखिएगा कि लगभग सालों भर सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है कहां, भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर, है ना, इक्वेटर पर। इसलिए यहां क्या होगा, अपेक्षाकृत सालों भर गर्मी पड़ेगी। लेकिन दोनों ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें सालों भर तिरछी पड़ती हैं। इस कारण आप क्या देखिएगा, यहां बहुत ठंड होगी, तापमान बहुत कम होगा, हवाएं बहुत सघन होंगी और हवा बर्फीली होगी। तो यहां क्या होगा भाई, यहां जो वायुदाब की पेटी होगी क्या होगी, उच्च वायुदाब की पेटी होगी, है ना। यहां निम्न वायुदाब की पेटी होगी और इन दोनों जगहों पर मैंने क्या लिखा, उच्च वायुदाब की पेटी। तो यहां क्या होगा, उच्च वायुदाब की पेटियां होंगी। तो ये, इसको हम कहते हैं तापजन्य वायुदाब की पेटियां। और दूसरा हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो वायुदाब की पेटियां विकसित होती हैं। जैसे मैंने बताया कि वायुदाब पृथ्वी चूंकि अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती हैं और पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर विक्षेपित होती है। तो इस कारण भी 2 विशिष्ट वायुदाब की पेटियां विकसित होती हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहेंगे, चूंकि सालों भर गर्मी ऊंची होती है ना, तो यहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र हो गया, जिसको हम कहते हैं विषुवतीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र। क्या कहेंगे, विषुवतीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र, यानी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। जबकि इन दोनों जगहों पर, है ना, इसको हम कहेंगे ध्रुवीय उच्च वायुदाब का बेल्ट या क्षेत्र, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है ना। इसके नीचे देखिएगा, आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे क्या, ध्रुवीय के नीचे उपध्रुवीय यानी सब पोलर बेल्ट बनेगा। कहां भाई, तो लगभग लगभग 60 डिग्री के आसपास। ठीक है ना। दक्षिणी गोलार्ध में भी वही बनेगा, जिसको हम लोग कहते हैं ना उपध्रुवीय। आगे हम स्पष्ट रूप से बताएंगे आपको। और इसके बाद अगर हम देखें तो पाएंगे क्या कि यहां उपोष्ण उच्च वायुदाब और यहां भी उपोष्ण उच्च वायुदाब, तो ये लगभग लगभग 30 डिग्री पर है ना। जीरो से ऊपर 30 डिग्री, जीरो से नीचे 30 डिग्री, फिर 30 से 60, 30 से 60, 60 से 80, 90, 60 से 80, 90। तो यहां पर क्या है, मुख्य रूप से पृथ्वी के ऊपर, है ना, जो वायुदाब की पेटियां हैं वो 4 प्रकार की हैं। कौन कौन,
तो मैं केवल नाम गिना देता हूं, फिर मानचित्र पे मैं आपको या चित्र पे मैं दिखा दूंगा आपको। सबसे पहले मैंने क्या बताया इसको, सबसे पहले इसको बताया कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट यानी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र, ठीक है ना। इसके बाद मैंने क्या दिखलाया, ध्रुवीय उच्च वायुदाब का क्षेत्र यानी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पक्का है ना। इसके अलावा देखिएगा ये जो है ना उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र, ये क्या बनेगा भाई, ये होगा उपोष्ण यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उच्च वायुदाब। और यहां भी बनेगा क्या, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब। और उसी प्रकार आप देखेंगे कि ये क्या है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। और ये भी हो जाएगा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, ठीक है ना। इसके बाद आप देख लेंगे लास्ट क्या है भैया, हमारा लास्ट है हमारे पास, वो ये है ध्रुवीय उच्च वायुदाब, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ध्रुवीय उच्च वायुदाब। यहां भी है ध्रुवीय उच्च वायु दाब। तो मैंने क्या किया, इसी चीज को ज्यादा स्पष्ट और क्लियर आपके सामने रखने के लिए बना दिया क्या भाई, ये जो चित्र है ना, मैंने पहले इसे बना दिया है। चलिए इसको तो देखेंगे अभी हम लोग, पहले 1 मिनट में ये देख लें कि जो मैंने बताया आपको कि वायु दाब की जो पेटियां होती हैं उनको विद्वानों ने 2 श्रेणियों में पहले वर्गीकृत किया है। वो दोनों श्रेणियां कौन कौन है, तो एक तो है तापजन्य वायुदाब की पेटियां और दूसरा है गतिजन्य वायुदाब की पेटियां। दोनों शब्दों से ही आप समझ रहे होंगे कि तापजन्य का मतलब क्या होता है, पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर जो ताप में अंतर के कारण वायुदाब की पेटियां विकसित हुई है। तो मैंने बताया था आपको कि तापजन्य वायुदाब की पेटियां जो हैं वो मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो वो 2 है ना, एक भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र मैंने बताया है ना, कौन कौन भाई, अगर ये आपकी पृथ्वी है तो मैंने क्या बताया था कि जो निम्न है ना, अगर ये बताया है तो ये भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र कौन सा है, ये वाला। और फिर आपको मैंने क्या बताया था, आपको मैंने बताया था कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर भी है। तो ये जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियां हैं वो ये हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा आप देखिएगा, मैंने आपको साथ साथ ये भी बताया था कि पृथ्वी पर जब आप वायुदाब की पेटियों को बना रहे हैं है ना, तो ये तो आपने देख ही लिया था। लेकिन अब आप देखेंगे 2 और जो शेष बचा हुआ वायुदाब की पेटी है उसके बारे में, जिसमें एक मैंने क्या बताया था, उपध्रुवीय है ना निम्न वायुदाब का क्षेत्र, और दूसरा मैंने बता दिया था आपको उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो दोनों है उपोष्ण उच्च वायुदाब, वो दोनों बेल्ट ये है। इसके अलावा जो शेष 2 बेल्ट हैं जो मैंने आपको दिखलाया है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के पेटी, वो ये है और ये है। समझ में आ गया होगा, मैंने सेम रंग से दिखला दिया है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी जो है वो इस है ना फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर से दिखलाया है और हल्के पिंक रंग से दिखलाया है किसको, उपोष्ण उच्च वायुदाब को। तो ये ध्यान में रखिएगा कि वायुदाब की पेटियों को 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है, एक है तापजन्य
यानी पृथ्वी पर सूरज की, है ना, किरणें जो असमान रूप से पड़ती हैं, उसके कारण जो ताप में अंतर आता है, और ताप में अंतर के कारण वायुदाब में जो अंतर आता है, उससे दो अलग अलग पेटियां बनी हुई है, एक बिल्कुल भूमध्य रेखा पर और दूसरे दोनों ध्रुवों पर। समझ में आ गया? और शेष दो दो जो बेल्ट है वो क्या है भाई? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण कहीं पर हवाएं, है ना, आपस में मिल करके ऊपर उठती हैं, तो कहीं पर वापस लौट करके फिर नीचे उतरती हैं। तो याद रखिएगा एक ही बात कि जहां, है ना, दोनों क्षेत्रों से आने वाली हवाएं आपस में टकराएंगी, वो ऊपर उठेंगी, और वहां ऊपर उठेंगी तो वहां पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। लेकिन फिर वो क्या है, ऊपर उठ करके अपने ओर विक्षेपित होंगी, और जहां वो पवनें नीचे की ओर उतरेंगी, वहां पर क्या होगा, जहां पवनें नीचे उतरेंगी वहां भारी होंगी, और भारी होंगी तो वहां क्या होगा, वहां उच्च वायुदाब का क्षेत्र होगा। बस यही समझना है, वरना आपके दिमाग में आएगा कि सर ये बताइए कि ये जो हम लोग देख रहे हैं, है ना, ये वायुदाब की पेटी, इसमें एक जगह निम्न वायुदाब, फिर उच्च वायुदाब, फिर एक जगह निम्न, फिर एक जगह उच्च वायुदाब। आप खुद देख लीजिएगा कि विषुवतीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, उसके ऊपर उपोष्ण उच्च वायुदाब है, उसके ऊपर उच्च वायुदाब के ऊपर अधो ध्रुवीय निम्न दाब है, और निम्न दाब के ऊपर उच्च दाब है। फिर यहां भी देखिएगा विषुवतीय निम्न दाब के नीचे उच्च दाब है, उच्च दाब के नीचे निम्न दाब, और निम्न दाब के बीच फिर उच्च दाब। तो ये उच्च और निम्न का जो क्रम है ये क्यों है? तो वही मैंने बताया कि जहां दोनों दिशाओं से आने वाली पवनें आपस में टकराएंगी, वो टकरा करके ऊपर उठेंगी, तो वहां क्या होगा, लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा, निम्न वायुदाब का बेल्ट बनेगा। और जहां वो पवनें ऊपर जाकर के फिर क्या होगा, किसी स्थान पर वो उतरेंगी, तो जहां उतरेंगी वहां वो भारी होंगी, और भारी होंगी तो वहां क्या है, उच्च वायुदाब का क्षेत्र होगा। तो ये निम्न और उच्च का जो क्रम है उसी कारण से है। ठीक है ना? अभी हम आपको समझा भी देंगे, उसके लिए ज्यादा चिंता मत कीजिए। केवल ये ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के ऊपर जो वायुदाब की पेटियां हैं वो कौन कौन है और कहां कहां है, तो आप खुद देख लीजिएगा। सबसे पहले आइए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विषुवतीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र। इसमें बहुत कुछ चीजें आपकी समझी हुई हैं। क्या समझी हुई हैं? कि यहां निम्न वायुदाब क्यों पड़ता है? क्योंकि आप देखिएगा कि भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और भूमध्य रेखा के 10 डिग्री नीचे का जो क्षेत्र है, वहां सालों भर सूरज की रोशनी लगभग सीधी पड़ती है। चूंकि वहां सालों भर सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, तो चाहे वो स्थल भाग हो या जलमंडल का हिस्सा हो, दोनों गर्म हो जाता है। और गर्म होने के कारण क्या होगा, गर्म होने के कारण क्या होगा, वहां पर अगर समुद्री भाग है तो वहां समुद्र का जल गर्म होगा, वाष्पीकृत होगा, और वाष्पीकृत होकर के धीरे धीरे उसका भी घनत्व कम होगा, वो ऊपर की तरफ उठने लगेगा। क्योंकि आपको मालूम होगा, अभी पढ़ा आपने ना, कि जब हवा में जलवाष्प की मात्रा कम हो जाए तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वो ऊपर उठने लगता है। समझ में आ गया ना? तो स्वाभाविक है कि यहां सालों भर सूरज की रोशनी सीधी पड़ेगी, अभी मैंने बताया आपको। तो वहां क्या होगा, अत्यधिक गर्मी पड़ेगी, और अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण क्या होगा, यहां आप खुद देखिएगा कि निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन रहा है, यानी यहां पर लो प्रेशर का क्षेत्र बन रहा है। क्लियर है ना? इसके अलावा मैंने दिखलाया क्या कि सूर्य की रोशनी उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर अगर देखा जाए तो क्या देखेंगे, तिरछी पड़ रही है। तिरछी पड़ने के कारण क्या होता है, साल के अधिकांश समय बर्फ जमा रहता है, और इस कारण यहां पर तापमान बहुत कम रहता है, हवाएं बहुत सघन रहती हैं। परिणाम क्या होता है, परिणाम यह होता है कि जब हवाएं सघन हुई, हवाएं बहुत ठंडी होगी, तो वहां उच्च वायुदाब का क्षेत्र होगा। तो आप देखिएगा कि ये जो दोनों क्षेत्र है कौन है ना, दक्षिणी ध्रुव में 80 से 90 डिग्री का स्थान, और दक्षिणी ध्रुव में भी 80 से 90 डिग्री का स्थान, ये क्या होगा भाई,
है ना, ध्रुवीय उच्च दाब के दायरे में आता है। यह भी स्पष्ट है। तो आपने क्या देखा, पृथ्वी के ऊपर जो वायु दाब की पेटियां या पट्टियां हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें 4 पट्टियों में 2 पट्टियां जो है वो तापजन्य पट्टियां हैं, यानी पृथ्वी पर तापमान में अंतर के कारण ये दोनों पट्टियां उत्पन्न होती हैं। शेष 2 पट्टियां हैं कौन कौन, उपोष्ण उच्च दाब और अधो ध्रुवीय निम्न दाब। तो ये दोनों पट्टियां कैसे है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण ये गतिजन्य वायुदाब की पेटियां हैं। क्लियर है ना। चूंकि मैंने बताया कि अभी आपको कि अभी आप देखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें जो है अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। तो जहां ये पवनें आपस में क्या होगा, आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए एक बार। देखिएगा कि पृथ्वी के ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, पहले एक उदाहरण ले लीजिए तो ज्यादा आराम से आप समझ सकते हैं और ध्यान से सुनिएगा। ये जो मैंने हरे रंग से दिखलाया आपको पट्टियां, ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं उपोष्ण उच्च दाब का क्षेत्र, यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। यहां भी लिख देंगे उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र। ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, केवल इतने में देखिएगा, बाकी चीज हम लोग बाद में समझेंगे। हमने बताया था ना कि पूरे वायुदाब की पेटियों को समझने के लिए हमें 2 बातों पर अपना ध्यान केंद्रित रखना होगा। वो क्या था कि पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं, और दूसरा कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर बहेंगी। अभी आपने क्या देखा है, जरा ये भी लिख लीजिए कि ये जो क्षेत्र है वो क्या है, इसको हम लोग कहते हैं विषुवतीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र। ठीक है ना। बस इन तीनों चीजों से समझेंगे अभी हम। यानी हम लोगों ने क्या देखा भाई, यहां पर क्या है, हाई प्रेशर, यहां क्या है, सॉरी, यहां है लो प्रेशर, निम्न वायुदाब का क्षेत्र है ना, यहां है लो प्रेशर, और यहां क्या है, तुलनात्मक रूप से हाई प्रेशर, और यहां भी क्या है भाई, हाई प्रेशर। अब आप देखना होगा कि ये पवनें किस दिशा से किस ओर बहेंगी, यही तो देखना है। तो जरा ध्यान रखिएगा कि हवा अगर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब से, है ना, विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर बहेंगी, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाएंगी, है ना। जैसे मैं है यहां खड़ा हूं, मैं अपने ऊपर जाना चाह रहा हूं, तो मैं अपने ऊपर इधर जाऊंगा, तो मेरा बाईं ओर किधर पड़ेगा, ये पड़ेगा ना। तो आप देखिएगा हवाएं यहां दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाता है, अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। हवाएं अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, यानी अपने लेफ्ट हैंड साइड में ये मूव करती है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप देखिएगा तो हवा जब यहां भी क्या होगा, हमने बताया था ना कि बस एक ही सिद्धांत है, हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करती हैं। तो यहां भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गई, तो वहां भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आएंगी। तो हवाएं जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगी, है ना, ऊपर से नीचे की ओर आएंगी, तो अपनी दाहिनी ओर, जब ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, मान लीजिए हम ऊपर हैं और हम अपने नीचे की ओर आ रहे हैं, तो मेरा दाहिनी ओर किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा ना। तो ध्यान रखिएगा
तो हवाएं अपनी इस दिशा में विक्षेपित हो जाएंगी। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब से जब विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर पवनें बहेंगी तो अपने दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाएंगी। और इस कारण आप देखिएगा कि दोनों तरफ हाई प्रेशर है और बीच में लो प्रेशर का क्षेत्र है। जब दोनों तरफ से हवाएं आएंगी तो दोनों तरफ से कैसी हवा आएगी, एक चीज ध्यान रखिएगा। हमने बताया क्या, आप इसको ये देख लीजिए कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच ये हवाएं बह रही। तो यहां से जब हवाएं चलेंगी तो अपेक्षाकृत ठंडी हवा चलेगी ना। आप पढ़े होंगे कि 0 से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री नीचे वहां क्या होता है, हवाएं एकदम गर्म होती हैं, लेकिन उसकी तुलना में यहां हवाएं ठंडी होती है। इसलिए नाम क्या रखा गया, उपोष्ण उच्च दाब का या उच्च वायुदाब का क्षेत्र। यहां भी उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र। तो यहां हवाएं क्या होंगी, अपेक्षाकृत ठंडी होगी। फलस्वरूप दोनों तरफ से हवाएं, जब ठंडी हवाएं आएंगी है ना, और आपस में जब टकराएंगी तो क्या होगा, ये ऊपर की ओर उठेंगी। और ऊपर की ओर उठेंगी तो क्या होगा, वहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा जो कि ऑलरेडी है। और इस कारण यहां पर सालों भर अगर गर्मी पड़ती है तो सालों भर वर्षा भी होती है। क्लियर है ना। लेकिन देखिएगा कि बात यह है कि जब ये हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी है ना, जब ये हवाएं, आप इसको इधर देख लीजिएगा कि जब ये हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी तो क्या होगा, एक नया डायनामिक्स काम करेगा। जब ऊपर की ओर उठेंगी ये हवाएं तो क्या होगा, यहां तो लो प्रेशर है, आप देख रहे होंगे है ना। जब हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी तो अपने इस ओर और इस ओर भी प्रवाहित होंगी। हवाएं तो ऊपर उठेंगी लेकिन एक समय के बाद क्या होगा, वो अपने दोनों ओर विक्षेपित होकर के नीचे की ओर आएंगी। और आप देखिएगा कि जब हवाएं इधर उतरेंगी तो जहां ये हवा उतर रही है इधर भी और जहां इधर भी, तो वहां क्या होगा, वहां उच्च वायुदाब का क्षेत्र होगा जो कि ऑलरेडी है, आप देख ही रहे होंगे, उपोष्ण उच्च दाब और यहां भी उपोष्ण उच्च दाब। तो याद रखना होगा कि जहां विपरीत दिशा से आने वाली हवाएं क्या होंगी, आपस में टकराएंगी तो वहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा है ना। और वहां क्या होगा, हवाएं हल्की होकर ऊपर उठ जाएंगी। लेकिन जहां वो पवने अपने क्या है, अपने अपनी दिशा में जाकर के जहां ये पवने उतरेंगी वहां क्या होगा, उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। अब कैसे उतरती है तो जरा देख लीजिएगा कि अभी आपने देखा ना उपोष्ण उच्च दाब, लेकिन उपोष्ण उच्च दाब के ऊपर आप उपोष्ण उच्च दाब के ऊपर क्या बना दें, 60 डिग्री के आसपास यहां भी और 60 डिग्री के आसपास यहां भी आप क्या बना दीजिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। यहां भी क्या होगा, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब, ठीक है ना। यानी यहां भी क्या होगा सर, लो प्रेशर होगा और यहां भी क्या होगा, लो प्रेशर होगा। स्वाभाविक है कि यहां उच्च वायुदाब है और ऊपर निम्न वायुदाब है, यहां भी उच्च वायुदाब है, यहां निम्न वायुदाब है। तो अब देखिएगा हवाएं फिर कैसे चलेंगी, दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर आप देख लीजिए, ऊपर से नीचे की ओर उतर रही है ना। जब ऊपर से नीचे की ओर उतर रही है तो बाईं ओर तो यही पड़ेगा ना, तो पवने बाईं ओर बहेंगी और उच्च वायुदाब से फिर निम्न वायुदाब की ओर पवने जाएंगी तो उत्तरी गोलार्ध में तो अपनी दाहिनी ओर विक्षेपित होंगी। तो देखिएगा ये दाहिनी ओर विक्षेपित हो रही है, यानी राइट हैंड साइड में जा ही रही है। तो यहां भी क्या होगा, अब आप देख लीजिए जो चीजें आप थोड़ी सी समझे थे कि यहां हाई प्रेशर से हवाएं आई है ना, कहा लो प्रेशर की ओर, यहां भी हाई प्रेशर से हवा कहां गई, लो प्रेशर की ओर, आपस में टकराई, ऊपर उठ गई और ऊपर उठी तो वहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन गया ये क्षेत्र। लेकिन ये हवाएं अपने है ना, चूंकि क्या होता है, निम्न वायुदाब से जब हवाएं जब जाएंगी ऊपर उठ जाएंगी तो वो अब कहीं ना कहीं तो उतरेंगी।
तो ये कहां उतर रही हैं, तो ध्यान रखिएगा केवल यहां से नहीं उतर रही है, यहां भी देखिएगा हाई क्या है, यहां लो प्रेशर है, तो यहां भी क्या होगा, जब ऊपर से ठंडी हवा आएगी, जरा एक एग्जांपल देख लीजिएगा, ये ऊपर से क्या होगा भाई, ठंडी हवा आएगी, यानी यहां हाई प्रेशर है, यहां भी क्या होगा सर, हाई प्रेशर है। तो आप क्या देखेंगे, अब हवा कैसे कैसे बहेगी भाई, तो थोड़ा सा दूसरे रंग से मैं दिखा देता हूं कि हवा उत्तरी गोलार्ध में देखिए क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आएगी तो दाहिनी ओर बहेगी, तो देखिएगा उसकी दिशा इधर है कि नहीं, और इसकी दिशा क्या है भाई, तो हाई प्रेशर में हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएंगी, बाईं ओर बहना हवा को, तो इसको इस दिशा में बहेगी, आप खुद देखिएगा। तो होगा क्या कि एक तो यहां भी लो प्रेशर बन गया है ना, ठीक है ना, और यहां भी लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर में जब हवाएं आकर टकराएंगी तो क्या होगा, हवाएं आकर टकराएंगी तो क्या होगा, ऊपर उठ जाएंगी। ठीक यही गतिविधि यहां भी तो हो रही है, ध्यान रखिएगा, यही गतिविधि यहां भी हो रही है कि ऊपर से हवाएं आ रही हैं, है ना, इस जगह पर लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से हवाएं यहां आई, यहां भी हाई प्रेशर से हवाएं यहां गई, टकराएंगी तो क्या होगा, ऊपर उठेंगी हवाएं, और देखिएगा जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो क्या होगा भाई, आप बोले ये बेल्ट क्यों बन रहा है सर ऐसे, तो यहां पर आप देखिएगा जो उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब है ना, वहां पर, और ये क्या है, हाई प्रेशर जिसको आप कहते हैं ना, ध्रुवीय उच्च दाब, लास्ट वाले को क्या कहते हैं, पोलर हाई प्रेशर, ध्रुवीय उच्च दाब या उच्च वायु दाब, ऊपर में भी क्या होगा, ध्रुवीय उच्च वायु दाब, ठीक है ना। तो आप देखिएगा कि जब ध्रुवीय उच्च वायु दाब से पवनें जा रही हैं किधर, उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब की ओर, तो हवाएं अपनी बाईं ओर जाएंगी। इसके अलावा उपोष्ण उच्च वायु दाब से हवाएं आ रही हैं तो अपनी बाईं ओर आ रही हैं, तो ये दोनों हवाएं भी तो टकराएंगी, जैसे ये दोनों हवाएं टकराए गई, ये दोनों हवाएं भी टकराएंगी, वो दोनों हवाएं भी टकराएंगी, तो याद रखिएगा जहां जहां टकराएंगी वहां वहां निम्न वायु दाब का क्षेत्र होगा और वहां हवाएं ऊपर उठेंगी, है ना, लेकिन जहां वो पवनें ऊपर से नीचे की ओर उतरेंगी, भारी होंगी, वहां उच्च वायु दाब का क्षेत्र बनेगा। इसको कहा गया है वायु दाब कोशिकाएं, है ना, एयर प्रेशर सेल्स। अब इसको दर्शाने के लिए है ना, मैंने क्या किया है, एक चित्र आपके लिए और भी रखा है जिसको और अच्छे ढंग से समझाया जा सकता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, यहां पर देखिए, यहां भी यही दिखलाया गया, क्या दिखलाया गया भाई, तो यहां ये दिखलाया गया कि ये वाला है जगह क्या, 0 डिग्री दिखला रहा है, देखिए इक्वेटर, है ना, मैं अलग अलग रंग से बना देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब देखिएगा यहां क्या है, उपोष्ण उच्च दाब का क्षेत्र है जो कि 30 डिग्री पर है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहां कौन सा रंग है भाई, देखिएगा ये उप ध्रुवीय क्षेत्र है, सब पोलर जोन है जो 60 डिग्री पर है, और ये पोलर है ना जोन है ही, पोलर जोन है ही। तो देखिए दिखलाया ये गया है, जरा ध्यान से देखिएगा, दिखलाया ये गया है कि आप यहां देखिएगा एरो कि यहां उच्च वायुदाब से हवाएं निम्न वायुदाब की ओर जा रही हैं, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि इसको दिखलाया गया कि अपनी बाईं ओर मुड़ गई, दिख रहे ना, ये अपने बाईं ओर मुड़ गई है। और आप देखिएगा ऊपर से जब यहां हाई प्रेशर है तो यहां से जब हवाएं आई तो ये अपने दाहिनी ओर मुड़ गई है। तो हो क्या रहा है कि दोनों जगह पर हवाएं टकरा रही हैं, टकराएंगे तो क्या हो रहा है, देखिए ये जो एरो है ये दिखला रहा है कि हवाएं ऊपर की ओर उठ रही हैं, है ना, लेकिन ऊपर की ओर उठने के बाद यहां तो लो प्रेशर बन गया, उसके बाद देखिएगा ये हवाएं, है ना, ऊपर उठने के बाद एक जगह पर नीचे उतर रही है, यहां भी देखिएगा हवाएं एक जगह पर नीचे की ओर उतर रही है। ठीक यही गतिविधि हो रही है नीचे भी, आप देख लीजिए कि हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर बह रही हैं, तो ये क्या था, ये था उपोष्ण उच्च दाब, और वहां से ये ध्रुवीय निम्न दाब की ओर पवने जा रही हैं। तो यहां देखिएगा
कि ये ध्रुव से ऊपर की ओर जा रही हैं, तो यहां भी हवाएं टकराएंगी तो क्या होगा, आप देखिएगा ऊपर उठ रही है, यहाँ दोनों एयर ऊपर उठते दिखा रहा है ना एरो मार्क। उसके बाद आप देखिएगा फिर ये हवाएं नीचे की ओर उतर रही है, इधर भी और इधर भी। तो जहां जहां नीचे उतर रही है आप खुद देखिएगा वहां हाई प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ सॉरी यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ तो ऊपर की तरफ आ रहा है, नीचे तो नहीं जा रहा है। यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, आप देखिएगा यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ भी हाई प्रेशर है और यहाँ भी हाई प्रेशर, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार देखिएगा कि यहाँ हवाएं उतर रही हैं, यह हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, ठीक है ना। और लो प्रेशर का क्षेत्र कौन कौन हुआ, अगर आप स्पष्ट तौर पर बनाना चाहें तो लो प्रेशर का बेल्ट ये हो गया, हाई प्रेशर का बेल्ट ये हो गया, फिर लो प्रेशर का बेल्ट ये हो गया। जहां जहां लो प्रेशर देखिएगा हवाएं ऊपर उठ के बाहर निकल रही हैं, ये हो गया हाई प्रेशर का बेल्ट, है ना। इसके बाद देखिएगा ये लो प्रेशर का बेल्ट है, ये हाई प्रेशर का बेल्ट है क्योंकि हवाएं यहां नीचे बैठ रही हैं, ये लो प्रेशर का बेल्ट है, ये देखिएगा हवाएं बैठ रही नीचे तो ये हाई प्रेशर का बेल्ट है, ये भी लो प्रेशर का बेल्ट है और ये हाई प्रेशर का बेल्ट है। अब आप देखिएगा कि जहां जहां हवाएं टकरा करके ऊपर उठ रही हैं वहां लो प्रेशर, और टकराने के बाद जब ये हवाएं दूसरी ओर वापस लौट के नीचे उतर रही हैं तो आप बोलिएगा सर इतनी दूर क्यों उतर रही है। तो मैंने बताया था आपको, बताया था कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण हवाएं विक्षेपित हो रही हैं, ठीक है ना। तो आप देखिएगा इस कारण से इस चित्र को भी मैंने दिखलाने के लिए बनाया है आपके लिए, है ना। तो ये देखिएगा कि यहां पर 3 सेल है जो मुझे बताना है आपको, और एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है ये 3 सेल है। और 3 सेल क्या है भाई, तो जरा ध्यान से देखिएगा, वो तीनों के तीनों जो सेल है एक को कहते हैं हम लोग क्या, सबसे नीचे जो है आप यहां देखिएगा, है ना, उसको कहा जाता है, माने जहां पोल के पास है उसको पोलर सेल कहा गया, ठीक है ना। इसके ऊपर देखिएगा तो उसको फेरल सेल कहा गया। और इक्वेटर के पास जो है दोनों तरफ यानी 0 से 30 डिग्री उत्तर और 0 से 30 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में, है ना, हेडली सेल है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है हेडली सेल कितने से कितने डिग्री अक्षांश के बीच अवस्थित है, पोलर सेल कितने से कितने डिग्री अक्षांश पर अवस्थित है, उसी प्रकार फेरल सेल कितने से कितने डिग्री अक्षांश पर अवस्थित है। तो आप खुद देखिएगा कि यहां आप देखेंगे कि यहां क्या है, फेरल सेल कितने में बताया गया, ये हमने दिखलाया है 60 डिग्री, है ना। तो 60 से 90 के बीच है पोलर सेल, यहां भी 60 से 90 के बीच देखिए है पोलर सेल, 30 से 60 के बीच है क्या है, फेरल सेल, ये यहां का है, ठीक है ना। पोलर सेल देखिएगा यहां का है, ये भी जो अब 0 से लेके 30 डिग्री दिख रहा है ना, 0 से 30 के बीच क्या है भाई, तो ये है हेडली सेल। तो याद रखिएगा कि जिस तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है उसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में भी देखिएगा कि 0 से 30 के बीच हेडली सेल है, इसके बीच फेरल सेल है 30 से 60 के बीच, और 60 से 90 के बीच देखिएगा ये पोलर सेल, ठीक है ना। इसी चीज को दर्शाने के लिए मैंने ये जो चित्र है आपके सामने रखने का प्रयास किया था। अब इसको हम थोड़ा सा क्या छोटा कर देते हैं, हालांकि छोटा करने से सब मिट जाएगा, फिर भी हम इसको छोटा कर देते हैं ताकि चीजों को अच्छे ढंग से समझा जा सके। अब थोड़ा इसको बड़ा करके हम दिखलाते हैं आपको ये क्या है आखिर। देखिएगा ये लिया गया कहां से कहां तक मालूम है, आप इसको ऐसे देखिएगा, ये इक्वेटर से लिया गया है, मान लीजिए ये भूमध्य रेखा है ना, 0 डिग्री इधर भी है और 0 डिग्री इधर भी है, ठीक है ना, ठीक है।
या ऐसे है, इसको आप ये ले लीजिए, ये बीचों बीच ले लेते हैं, ठीक है ना, ये है 0 डिग्री। तो आप देखिएगा कि इधर से क्या हुआ भाई, ये उत्तरी गोलार्ध में, जैसे यहां से यहां तक हम खींचेंगे उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध का ही है। देखिए यहां लिखा हुआ है ना नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल ऊपर दिखलाया गया। तो आप देखिएगा कि यहां क्या दिखलाया गया, हवाएं देखिएगा ऊपर की ओर जा रही है, यहां दिख रहा है ना आपको, केवल एरो पर ध्यान दीजिएगा, ये हवाएं ऊपर उठ रही हैं, यहां भी हवाएं ऊपर उठ रही हैं। तो जहां हवा ऊपर उठेगी वहां क्या होगा, लो प्रेशर होगा, और जहां लो प्रेशर होगा वहां हवाएं ऊपर उठेंगी, है ना। और लेकिन क्या होता है, ये हवा अपनी ओर इधर विक्षेपित हो गई, ये भी हवा इधर विक्षेपित हो गई, और इधर उतर रही है ये हवा। फिर देखिएगा यहाँ लो प्रेशर है ना, 60 डिग्री के पास, देखिए ना यहाँ 60 डिग्री के पास लो प्रेशर है ना, तो आप देखिएगा 60 डिग्री के पास फिर यहाँ लो प्रेशर है। तो यहाँ क्या हुआ, इधर से आने वाली हवा, आप देख लीजिए, इधर से आने वाली हवाएं ऊपर उठी और इधर से आने वाली हवाएं भी ऊपर उठी, ठीक है। तो जहां ऊपर उठेगा इधर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा। लेकिन फिर ये हवा यहां आई और देखिएगा नीचे उतरी, इधर से भी जो हवा आई नीचे उतरी, तो जहां नीचे उतर रही है वो क्या बनेगा, तो याद रखिएगा जहां नीचे उतरेगी वो हाई प्रेशर का बेल्ट होगा, जहां ऊपर जाएगी लो प्रेशर का बेल्ट होगा। लेकिन इस जगह पर जो एक कोशिका बनी, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं भाई, याद रखिएगा, इसको, है ना, हेडली सेल, देखिए लिखा हुआ है HADLEY, हेडली सेल ये है। फिर देखिएगा 30 से 60 डिग्री के बीच भी यही फेनोमेना डेवलप हुआ, तो ये फेरल सेल बना, और लास्ट में देखिएगा तो पोलर सेल बना। तो याद रखिएगा ठीक उसी प्रकार का ये तीनों सेल, है ना, दक्षिणी गोलार्ध में भी नीचे की ओर बनेगा, ये याद रखना है। तो केवल एग्जाम में यही पूछा जाता है कि वायुमंडलीय वायुदाब की पेटियों में अलग अलग तरह की कोशिकाओं का विकास होता है। इनमें हेडली सेल का विकास होता है 0 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच, 30 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच, या 60 से 90 डिग्री अक्षांश के बीच। तो याद रखना है सबसे नीचे है क्या, हेडली, इक्वेटर के, है ना, दोनों तरफ 30-30 डिग्री अक्षांश पर। उसके बाद क्या है, 30 से 60 के बीच फेरल सेल है, और आप देखिएगा फेरल सेल के ऊपर क्या है, 60 से 90 के बीच पोलर है। ठीक उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी है, तो बस इसको याद रखना है, ठीक है ना। वापस चलिए जहां हम लोग पढ़ रहे थे, देखिएगा हमें यही समझना है जो हमने बताया था ना, कि एक बार याद दिला देता हूं क्या समझाया था। ये मैंने आपको ये समझाया था कि दो भाग में, है ना, वर्गीकृत किया गया वायुदाब की पेटियों को, है ना। इधर दिखलाया गया है तापजन्य वायुदाब की पेटियां, है ना, और यानी टेम्परेचर बेस्ड जो एयर प्रेशर बेल्ट है, और ये क्या है, गतिशीलता के कारण, यानी ड्यू टू काइनेटिक मूवमेंट जो एयर प्रेशर बेल्ट डेवलप हुआ। तो आप देखिए वायुदाब की जो पेटियां हैं, इधर दो दिखलाई गई, तापजन्य वायुदाब की पेटियां, और कौन कौन थी, एक इक्वेटर वाला और दूसरा पोलर, है ना, भूमध्यरेखीय और ध्रुवीय। और इधर गतिजन्य यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण फेरल लॉ के प्रभाव के ये आप कहिएगा, हाँ उसको बाद में फेरल ने भी कहा था, लेकिन कॉरियोलिस बल के प्रभाव के कारण आप देखिएगा ये दो पेटियां विकसित होती है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, और सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट या सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, जिससे क्या होता है भाई, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी और उप ध्रुवीय। तो ये कहां था, एक था देखिएगा यहां 60 डिग्री के पास, और दूसरा है कहां भाई, 30 डिग्री के पास। ठीक यहां भी 30 डिग्री और 60 डिग्री के पास, ठीक है ना। तो इन्हीं को मैंने दिखलाया था आपको इस चित्र के द्वारा, तो आप देख ही लिए होंगे, है ना, कि सबसे पहले बीच में विषुवतीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, फिर उपोष्ण उच्च वायुदाब, यहां भी उपोष्ण उच्च वायुदाब जिसको मैंने हरे रंग से दिखलाया है, फिर पीले रंग से दिखलाया अधो ध्रुवीय यानी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यहां भी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और यहां पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, यहां भी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट।
ठीक है ना। अब इसी को हम लोगों ने, है ना, डिस्क्राइब किया है ताकि आप उसके एक एक चीज को अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले पढ़ेंगे इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या है, विश्वतीय निम्न वायुदाब की पेटी, जिसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो कितने से कितने के बीच है आप तो समझ ही गए, है ना। तो देखिएगा कि 0 से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कुछ जगहों पर 0 से 10 उत्तरी अक्षांश और 0 से 10 दक्षिणी अक्षांश लिया गया, ठीक है ना। तो इसको कहा गया क्या भाई, विश्वतीय निम्न वायुदाब की पेटी। यहां सूरज की किरणें सालों भर सीधी पड़ती हैं। आप एक एक लाइन पढ़िए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्योंकि सालों भर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो वहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, हवाएं हल्कियों के ऊपर उड़ जाएंगी, तो वहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। इसलिए क्या बोला गया, ध्यान रखिएगा, यहां निम्न वायुदाब की पेटी कहा गया, लो प्रेशर बेल्ट कहा गया। कहां, इक्वेटोरियल। और देखिएगा कि हवाएं गर्म होकर एकदम ऊपर उठती रहती हैं, तो क्या होता है, हवा एकदम शांत हो जाता है। इसीलिए इसको डोल्ड्रम का क्षेत्र भी कहते हैं। डोल्ड्रम एरिया यानी शांत पेटी, इसको हिंदी में क्या कहा गया है, यहां हवाएं शांत होती है तो इसको डोल्ड्रम की पेटी यानी शांत पेटी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि डोल्ड्रम का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, तो याद रखेंगे कि 0 से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है, वहां सालों भर सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, सालों भर वहां हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, और इस कारण क्या होता है, वहां का क्षेत्र एकदम शांत रहता है। इसको कहते हैं डोल्ड्रम का इलाका, ठीक है ना। अब देखिएगा, क्योंकि हवाएं यहां शांत होती हैं, दूसरा जो बताया गया वो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, यानी सब ट्रॉपिकल। यहां क्या था, इक्वेटोरियल या आप ट्रॉपिकल कह सकते हैं इसको। दूसरा क्या हो जाएगा, जो 30 डिग्री अक्षांश के पास है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, है ना। आप कहेंगे इसको उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, ये हाई प्रेशर बेल्ट है। देखिए ये जो है ना, हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये कहां से कहां तक है भाई, तो आप देखिएगा 30 से 35 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब ध्यान दीजिएगा, इन्हीं दोनों जगहों से, किन जगहों से, 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच से ही आपको मैंने बताया था ना, हवाएं चलती है किसकी ओर, लो प्रेशर की ओर। याद आ रहा है ना, जैसे मैंने आपको दिखलाया मानचित्र। एक तो इक्वेटर है और ये क्या है भाई, सब ट्रॉपिकल। तो आपको मैंने बताया था ना कि हवाएं किधर चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर। तो आखिर यही जो बताया गया ना, वो यही क्षेत्र है, उपोष्ण उष्णकटिबंधीय वायुदाब की पेटी। तो 30 से 35 डिग्री उत्तरी, है ना, ये 0 डिग्री अगर है, ये 30 है उत्तर, ये 30 है दक्षिण। तो 0 से 30 डिग्री उत्तरी और 0 से 30 डिग्री दक्षिणी, है ना, इसी बीच ये जो इलाका है जहां क्या है, गर्मी पड़ती है सालों भर। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था कि ये जो क्षेत्र है उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र, यानी जो 30 डिग्री अक्षांश दक्षिण और 30 डिग्री अक्षांश उत्तर की ओर है, वहां क्या होता है, हवाएं अपेक्षाकृत ठंडी होती है। तो चूंकि वहां से हवाएं चलेंगी तो क्या होगा, जिन इलाकों से होते हुए बहती हैं वो हवाएं, वहां का मौसम सालों भर सुहावना भी रहता है। तो यही कहा गया है ना, विषुवत रेखा से ऊपर उठती हुई हवाएं ठंडी होकर भारी होने के कारण यहां नीचे बैठती है। मैंने बताया भी था आपको, याद कीजिएगा, थोड़ी देर पहले ही बताया कि यहां पर जो हवाएं टकराती हैं, दोनों तरफ से आने वाली हवाएं टकराई तो ये ऊपर उठी तो क्या होगा, यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र होगा, लेकिन यहां जाकर के हवाएं नीचे बैठती हैं, यहां जाके नीचे हवाएं बैठती हैं।
तो वही कहा गया है कि विश्वत रेखा से ऊपर उठी हुई हवाएं, कहां से ऊपर उठी हुई? इस जगह से ऊपर उठी हुई हवाएं यहां, है ना, नीचे बैठती है, जिसके कारण यहां क्या होता है? उच्च वायुदाब का क्षेत्र, है ना, बनता है। तो दो तो आपने देख लिया, ये दोनों क्या था? तापजन्य। अब देख लीजिए अगला, जो देखिएगा डोल्ड्रम का इलाका क्या है, मैंने यहां स्पष्ट रूप से लिख भी दिया है कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर लगभग, है ना, 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। यहां सूरज की किरणें सालों भर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण क्षैतिज हवाएं नहीं चलती हैं और ये क्षेत्र एकदम शांत होता है ना, इसलिए इसको कहते हैं क्या भाई? डोल्ड्रम का इलाका। और पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है जलवायु पढ़ते समय, इसको क्या कहते हैं? ITCZ, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अंतर कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के नाम से जानते हैं किसको? डोल्ड्रम को। ठीक है ना। एक और है, लगे हाथ समझ लीजिए, अश्व अक्षांश, इसको कहते हैं ना हॉर्स लैटिट्यूड। ये हॉर्स लैटिट्यूड क्या है भाई? तो हॉर्स लैटिट्यूड कितने डिग्री पर होता है? क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जैसे डोल्ड्रम क्या था? 0 से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच डोल्ड्रम का क्षेत्र विकसित होता है। तो ठीक उसी प्रकार देखिएगा कि जो अश्व अक्षांश है, जो हॉर्स लैटिट्यूड है, वो 30 से 35, जो अभी पढ़ रहे थे आप, कि 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच अश्व अक्षांश का जो क्षेत्र है वो विकसित होता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां क्या होता है? हम बार बार एक ही चीज समझा रहे हैं कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से जो हवाएं चलती हैं वो भूमध्य रेखा के पास, यानी इक्वेटर के पास चलती हैं और आपस में टकरा करके ऊपर उठ जाती हैं। तो वहां लोच क्या है? प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। लेकिन फिर ये हवाएं विक्षेपित होकर के पृथ्वी के घूर्णन के कारण, है ना, कॉरियोलिस बल के प्रभाव के कारण, जब ये विक्षेपित होकर के नीचे की ओर बैठते हैं तो कहां बैठती हैं? 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, वहां हवाएं नीचे बैठती है ना। तो हवाएं नीचे बैठने के कारण क्या होता है? वहां भी हवाएं एकदम शांत रहती हैं। और याद रखिएगा, पुराने जमाने में, प्राचीन काल में, आज की तरह कोई इंजन से चलने वाले शिप या जहाज नहीं थे। पहले तो पाल वाला नाव हुआ करता था। पाल वाला नाव मतलब समझते हैं आप? देखिएगा, पाल वाले नाव का मतलब है कि ये नाव हुआ करता था, है ना, ये नाव हुआ करता था और आप देखेंगे इस पे पाल लगे हुए रहते थे, ऐसे ऐसे। और इसको, जो उस बड़े बड़े नाव पर जो नाविक होते थे, हवा की दिशा को देख करके, है ना, इसके पाल को उस तरफ घुमा देते थे ताकि क्या है, हवा का दबाव इस पाल पर पड़े तो क्या है, नदी में या समुद्र में ये नाव बहता चले। लेकिन 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर हवाएं बिल्कुल शांत रहती थी। नाव जाकर वहां खड़ा हो जाता था, क्योंकि हवा बहेगी तब तो पाल उसको ढकेलते हुए आगे पीछे ले जाएगा, लेकिन वहां हवा बिल्कुल शांत रहती थी, नाव जाके वहां रुक जाता था। अब नाव पर तो पीने का पानी या खाद्यान्न, राशन एक सीमा में होती होगी। तो उस समय लोगों को बहुत ज्ञान भी नहीं होता था। उनको लगता था कि ये जो नाव पर हम लोगों ने जरूरत से ज्यादा घोड़े लाद रखे हैं, क्योंकि उस समय घोड़े का व्यापार बड़ा होता था, यातायात के साधन के रूप में घोड़ा ही एक बड़ा माध्यम होता था। तो घोड़े का व्यापार होता था, इसलिए क्या करते थे, वो घोड़े को वहां से फेंक देते थे ताकि इसका वजन कम हो जाए तो नाव आगे पीछे जाए। कुछ घोड़े जब वो नीचे समुद्र में फेंक देते थे तो सचमुच नाव का वजन कम हो जाता था, तो हल्की सी भी हवा चलती थी तो नाव आगे पीछे जाता था। नंबर दूसरा, प्राचीन काल में लोगों को पता था इस बात का कि घोड़े पानी में भी तैर सकते हैं और आसपास के टापू में, जहां नजदीक का क्षेत्र होगा, वहां पर वो अपना आश्रय ले लेंगे। तो इस कारण जिस अक्षांश पर आकर के हवाएं बिल्कुल शांत हो जाती थी, नाव बिल्कुल आगे पीछे नहीं होता था और जो नाविक होते थे उनको
अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए नावों के ऊपर से घोड़ों को फेंकना पड़ता था, उसी को कहा गया अश्व अक्षांश। तो कहा यह गया कि दोनों गोलार्धों में भूमध्य रेखा से 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिणी, है ना, अक्षांश के बीच अगर देखिएगा तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, है ना, का क्षेत्र है। यहां डोल्ड्रम से ऊपर उठी हुई हवाएं नीचे उतरती हैं। हम बताए थे डोल्ड्रम क्या है, 0 से 5 डिग्री उत्तर और 0 से 5 डिग्री दक्षिण। वहां से हवाएं टकरा के ऊपर उठती थी, लेकिन यहां पर आकर के हवाएं नीचे उतरती हैं, तो इसलिए क्या होता है ना, उतरती है या बैठती है कह लीजिएगा। इससे यह क्षेत्र शुष्क और शांत हवा वाला होता है। प्राचीन काल में नावें केवल हवा के वेग पर निर्भर करती थी। हवा न चलने के कारण क्या था, नावें गतिहीन हो जाती थी और लंबे समय तक फंसे रहने के कारण नावों पर मौजूद पीने का पानी और चारा खत्म होने लगता था। अतः व्यक्ति अपने और पशुओं के जीवन की रक्षा के लिए क्या करते थे, है ना, जीवित बचे रहने की मजबूरी के लिए नाविकों को घोड़ों को समुद्र में फेंकना पड़ता था। तो इसलिए ये 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश का क्षेत्र है, इसको हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जानते हैं, अश्व अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। अब आ जाइए, जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्षेत्र विकसित हुआ, जैसे देखिएगा हमने क्या बताया था, दो था, अधो ध्रुवीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र। तो ये क्या है आप खुद समझ सकते होंगे, 60 से 65, है ना, डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच। यहां पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, देखिए साफ है ना, कि यहां पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हवाएं बाहर की ओर विक्षेपित यानी डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसके अलावा गर्म पछुआ हवाएं और ठंडी ध्रुवीय हवाएं आपस में मिल करके ऊपर उठती है, जिससे कम दबाव का क्षेत्र बनता है। आप कहेंगे सर ये कैसे हो रहा है ना, गर्म पछुआ हवाएं कैसे हैं? तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, थोड़ी देर में ही हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ लेंगे भाई? थोड़ी देर में हम लोग पढ़ लेंगे कि जो स्थायी पवन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अब देखिएगा ये तो हम लोगों ने समझ लिया है। अब केवल इन दो पवनों को समझना बाकी है। एक क्या बताया गया, अधो ध्रुवीय निम्न वायुदाब और ध्रुवीय उच्च वायुदाब, है ना, यही तो समझना रह गया हम लोगों। अब देखिएगा जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना स्थायी पवन के बारे में, तो अस्थायी पवनें 3 प्रकार की होती हैं, यहां चलती हैं। देखिए 0 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में चलेंगे क्या भाई, तो ट्रेड विंड, व्यापारिक पवन। यहां भी क्या चलेगा भाई, 0 से 30 के बीच व्यापारिक पवन। लेकिन ध्यान रखिएगा कि फिर आगे 30 से 60 के बीच यहां और 30 से 60 के बीच यहां क्या बहेगा, पछुआ पवन बहेगा, है ना, वेस्टर्ली पछुआ पवन 30 से 60 के बीच, ये भी याद रखना है। यहां भी क्या होगा, पछुआ पवन, ठीक है ना। और लास्ट में देखिएगा क्या बहेंगी भाई, तो लास्ट में ये जो इलाका है ना, यहां क्या बहेगा, 60 से 90 के बीच क्या बहेगा भाई, ध्रुवीय पवन, पोलर विंड। ठीक है ना, ध्रुवीय पवन, पोलर विंड। अब देखिए कितना आराम से समझ में आ जाएगा। बता यही रहा कि ये जो पछुआ पवन है, तो ये पछुआ पवन किधर जा रहा है, जरा देखिएगा इस तरफ, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। और यहां भी उच्च वायुदाब है, यहां निम्न वायुदाब है, तो हवा किधर बह रही है, इधर। तो ये दोनों जब हवाएं टकराएंगी, है ना, कहां पर टकरा रही है भाई, 60 डिग्री के आसपास, तो यही दिखलाया गया 60 से 35 डिग्री, 65 डिग्री, है ना, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच। यहां पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हवाएं बाहर की ओर विक्षेपित हो जाती है। इसके अलावा ये जो गर्म पछुआ पवन है,
और ठंडी ये जो ध्रुवीय पवनें हैं ये आपस में मिल करके ऊपर उठती हैं और इससे कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। समझ में आ गया? और लास्ट है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, है ना, 60 से 90 डिग्री, और यहां भी 60 से 90 डिग्री, देखिए, है ना। तो यहां दरअसल क्या है, ध्रुवीय उच्च दाब को दिखलाया गया 80 से 90 के बीच। तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब की जो पेटी बनती है वो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर, है ना। ये तो हम पवन दिखलाए, अभी आप देख लीजिएगा 80 से 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर, है ना, दोनों तरफ, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, है ना, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी बनती है। यहां अत्यधिक ठंड के कारण हवाएं बहुत अधिक भारी और क्या होती है, घनी होती है, जो हमेशा नीचे बैठती है, फलस्वरूप यहां हमेशा उच्च वायुदाब का क्षेत्र बना रहता है। बस एक ही सिद्धांत याद रखिएगा, जब भी भूलिएगा कि जहां दो तरफ से हवाएं आकर आपस में टकरा रही हैं वहां ऊपर उठ जाएंगी तो वहां लो प्रेशर बनेगा, और ये हवाएं क्या है, ये हवाएं जो है क्या होगा, पृथ्वी के अपने घूर्णन के कारण जब विक्षेपित होंगी तो, है ना, वो ऊपर से नीचे की ओर बैठेंगी, जहां जहां ये बैठेंगी वहां वहां उच्च वायुदाब का क्षेत्र होगा, और जहां हवाएं ऊपर जाएंगी वहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र होगा, है ना। एक बार घर में अपने से बना करके देखने का प्रयास कीजिएगा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया कि जो वायुदाब की पेटियां हैं, 4 वायुदाब की पेटी है, उसमें क्या था, 2 था तापजन्य वायुदाब की पेटी, कौन कौन, विश्वतीय और ध्रुवीय, और 2 है गतिजन्य वायुदाब की पेटी, जिसमें कौन कौन था, तो जिसमें 2 था, एक था क्या है, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, और दूसरा था अधो ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, जो आपने समझ लिया, ठीक है। अब देख लीजिएगा, अब देखिएगा, दरअसल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वायुदाब की पेटियां और पवने। तो पवन क्या था मैंने बता ही दिया था, अब जरा पवन को भी अच्छे से पढ़ लें तो समझ लें। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, पवनों के बहने के कारण जो वायुदाब की पेटियां विकसित होती हैं वो कौन कौन सी हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको हम लोगों ने देख लिया। अब बड़ी जल्दी से आप देख सकते हैं कि पवन, तो देखिएगा पवनों को भी, पवन की परिभाषा क्या बताई थी मैंने आपको, कि पृथ्वी की सतह पर या धरातल पर वायुदाब में अंतर के कारण क्षैतिज रूप से प्रवाहित होने वाली या बहने वाली हवाओं को ही हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं, ठीक है ना। पवनों को उनकी विशेषताओं के आधार पर भूगोलवेत्ताओं ने उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। एक को वो कहते हैं परमानेंट विंड, यानी स्थायी पवन, दूसरे को वो अस्थाई या, है ना, सामयिक पवन कहते हैं, जिसको हम लोग टेम्पररी विंड भी कहते हैं, और तीसरा है लोकल विंड, स्थानीय पवन। तो अब जल्दी से जरा उसकी परिभाषा भी देख लीजिए, बड़ी आसान है। अस्थाई पवन किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा वैसी पवने, ध्यान से सुनिएगा, मैं तोड़ तोड़ के समझा रहा हूं, वैसी पवने जो वायुदाब की पेटियों का या वायुदाब की पेटियों का अनुसरण करते हुए सालों भर यानी पूरे वर्ष भर एक निश्चित दिशा में बहती है, उसको हम कहते हैं अस्थाई पवन, परमानेंट विंड। क्या बताया मैंने आप, और छोटे में समझ लीजिए कि वैसी पवनें जो सालों भर एक निश्चित दिशा में बहती हैं स्थायी पवनें कहलाती हैं। तब उसके विपरीत अस्थाई पवन यानी टेम्पररी विंड क्या होगा भाई, आप कह सकते हैं वैसी पवनें जो साल के कुछ महीनों में तो एक दिशा में लेकिन अगली कुछ महीनों में दूसरी दिशा में बहती हैं, वो क्या कहलाती हैं, अस्थाई पवन यानी टेम्पररी विंड, ठीक है ना। और लोकल विंड किसको कहते हैं हम लोग, वैसी पवनें जो किसी स्थान विशेष में, है ना, ताप और दाब में अंतर के कारण प्रवाहित होती हैं, उनको हम लोकल विंड यानी स्थानीय पवनें कहते हैं। तो आप देखेंगे कि जो स्थायी पवनें हैं वो 3 हैं, कौन कौन, तो इसका नाम आपने पहले भी सुन रखा है कि 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर और दक्षिण दोनों ओर
30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच बहने वाली पवनें वो व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। क्योंकि इन पवनों का प्राचीन काल में व्यापार में बहुत महत्व होता था, इसलिए इनको नाम दिया गया क्या? व्यापारिक पवनें। फिर 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो पवनें प्रवाहित होंगी वो कहलाती हैं पछुआ पवन, वेस्टर्ली। ठीक है ना? और फिर तीसरा 60 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो पवनें बहती हैं ध्रुवीय क्षेत्रों से, उनको हम कहते हैं क्या भाई? पोलर विंड, यानी ध्रुवीय पवनें। तो ये तीनों पवनें क्या है भाई? स्थायी पवनों का उदाहरण है। इसके बाद अस्थायी पवनें, यानी जो टेम्पररी विंड है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे देश में और दक्षिण पूर्व एशिया में चलने वाला मानसून। आप खुद देखिएगा कि वो जून जुलाई में अगर देखा जाए तो दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर प्रवाहित होती है, और अब फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर प्रवाहित होती है। तो साल के कुछ महीनों में एक दिशा में और अगली कुछ महीनों में दूसरी दिशा में प्रवाहित होती है, तो वो क्या होगा? मानसूनी पवनें सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा स्थलीय समीर मतलब पवन, स्थलीय पवनें भी कह सकते हैं आप, स्थलीय समीर और समुद्री समीर, यानी समुद्री पवनें और स्थलीय पवनें। इसके अलावा पर्वतीय पवनें और घाटी पवनें, ये भी इसका उदाहरण है। और फिर देखिएगा जो मैंने बताया लोकल विंड्स, यानी जो स्थानीय पवनें हैं, उसमें बहुत सारी पवनें आती हैं और आपको नाम याद रखना पड़ेगा। मैंने क्या बताया कि विश्व के अलग अलग हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में ताप और दाब के कारण इस तरह की पवनें विकसित होती हैं, जिनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा जैसे फोन नामक पवन कहां बहती है, तो आल्प्स पर्वत के कारण, आल्प्स पर्वत के नजदीक बहती। चिनुक नामक जो पवन है वो कहां बहती है, तो रॉकी पर्वतमाला के पास बहती है। बवंडर कहां बहता है? असम में और बंगाल में। सिमुक नामक हवा कहां बहती है, तो भूमध्य सागर के पास। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? तो आइए देख लें हम लोग बारी बारी से कि भाई वायुदाब की पेटी है, ये भी मैंने दिखला दिया। अब इसी पर दिखला देता हूं आपको, है ना, पवनों के बारे में। तो जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग कि ये पवनें कौन कौन सी हैं। और देखिएगा यहां क्या है भाई, 0 से 30 डिग्री दक्षिण और 0 से 30 डिग्री ऊपर, यहां क्या होगा? तो याद रखिएगा, यहां व्यापारिक पवनें बहेंगी, ट्रेड विंड, व्यापारिक पवनें। नीचे भी क्या होगा? व्यापारिक पवनें। लेकिन इसके ऊपर जब जाते हैं 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो यहां कौन सी पवनें बहेंगी? तो याद रखिएगा, यहां पछुआ पवनें बहेंगी, वेस्टर्ली बहेंगी। पछुआ पवनें यहां भी क्या बहेंगी भाई? पछुआ पवन। और ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में 60 से 90 के बीच यहां, है ना, ध्रुवीय पवनें बहेंगी। और ऊपर भी 60 से 90 के बीच क्या बहेंगी भाई? ध्रुवीय पवन। बस इतना ही तो याद रखना है। और ये तीनों के तीनों क्या है? परमानेंट विंड है, ठीक है ना? अब देख लीजिए, इसी को मैंने व्यवस्थित रूप से आपके सामने रख दिया है कि अस्थाई या प्रचलित पवन है, जिसको हम कहते हैं ना परमानेंट या प्लेनेटरी विंड किसको कहते हैं। तो पृथ्वी पर वायुदाब की पेटियों से नियंत्रित जो पवनें वर्ष भर यानी सालों भर एक किसी खास निश्चित दिशा में बहे, उसको कहते हैं अस्थाई पवन। जानते हैं आप? और अब देखिएगा, अस्थाई पवनों में पहला क्या था? ट्रेड विंड। तो ये ट्रेड विंड जो है कहां से कहां बहती है, कितने से कितने डिग्री के बीच? तो 0 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश
और 0 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच, है ना, ये पवनें बहती हैं। और आप देखिएगा कि इसमें बताया गया कि ठंड के मौसम से युक्त देशों से यह गर्म देशों की ओर बहती है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहां से क्या होगा, भूमध्य रेखा की ओर बहती है, तो गर्म देश में बहेगी ना। तो यही कहा गया है कि ठंड देशों से गर्म देशों की ओर बहती है। तो जा रास्ते में क्या होगा, जो भी देश या जो भी क्षेत्र पड़ता है उसका मौसम बड़ा सुहावना रहता है। मैंने पहले बताया था। लिखा क्या है भाई कि यह ठंड मौसम से युक्त देशों से गर्म देशों की ओर, है ना, बहती है। अतः इसके संपर्क में आने वाले देशों का मौसम क्या होता है, बड़ा सुहावना होता है। ठीक है ना। अब देखिएगा, जहां ये हवाएं, जो हवाएं समुद्री मार्ग से जाएगी, ये कॉमन सेंस लगाइएगा कि जब भी कोई हवा समुद्री मार्ग से होकर गुजरेगी तो समुद्र से वो जलवाष्प ले लेगी तो वर्षा कराएगी। लेकिन जहां ये हवा स्थल भाग से बहेगी वहां शुष्कता लाएगी, और जब शुष्कता लाएगी तो कहा जाता है कि प्रत्येक महादेश का जो पश्चिमी भाग है, खास करके आप देखिएगा कि 30 डिग्री से उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो गर्म महादेश है, क्योंकि यहां सालों भर सूरज की रोशनी लगभग सीधी पड़ती है, तो इन इलाकों में महादेशों का जो पश्चिमी भाग है वो हमेशा मरुस्थल के रूप में विकसित हो गया है। क्यों, तो जरा ध्यान दीजिएगा। इसको मैं ऐसे समझा देना चाहता हूं कि मान लीजिए ये हमारा ही देश है। अब देखिएगा, हम जानते हैं कि ये इलाका क्या है भाई, हम लोग पहले पढ़ लिए हैं कि ये इलाका जो है ना, प्रायद्वीपीय भारत का इलाका है। अब अगर मान लीजिए इसके ऊपर, अगर मान लीजिए ये इलाका तो यहां क्या है, अगर आप देखेंगे तो यहां हिमालय पर्वतमाला है। अब कोई पवन बह रही है, वो ऐसे भी बह रही है ना, तो क्या देखेंगे, दोनों में अंतर देखिएगा। ये जो पवनें हैं कुछ, ये क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है ना भाई। यहां पर क्या है, यहां पर बंगाल की खाड़ी है, और ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, यानी स्थल भाग है। अब जरा सोच के देखिएगा कि जब पवनें, है ना, तिब्बत के इलाके से चल रही हैं तो यहां क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश को, असम को, मेघालय को पार करते हुए ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश की। स्वाभाविक है कि इससे जब ये बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरेगी तो क्या लाएगी, पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाएगी, और ये इन इलाकों में, है ना, वर्षा भी कराती है। और आपने सुना होगा कि लौटते मानसून से भारत के तमिलनाडु के तटवर्ती इलाके में वर्षा होती है इसी कारण से। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, ये हवा जो है तिब्बत के इलाके से चल रही है ना, हिमालय को पार करते हुए अगर भारत के इस इलाके में प्रवेश की तो क्या देखते हैं हम लोग, ये स्थल भाग से चल रही है ना, और स्थल भाग में भी चल रही है, तो क्या इसमें कहीं आर्द्रता होगा, नहीं। तो यही कारण है कि महादेशों का जो पश्चिमी भाग है वो मरुस्थल के रूप में, आप खुद देखते होंगे यहां राजस्थान का क्या है, राजस्थान का मरुस्थल है। तो राजस्थान का मरुस्थल क्यों बना, क्योंकि ये पवनें स्थल भाग से होकर गुजर रही है, कोई जलवाष्प नहीं ला रही है, शुष्कता ला रही है। तो बस यही चीजें आपको बतानी थी, है ना, यही चीजें बतानी है यहां पर कि ये जो है ना, जहां ये हवाएं समुद्री मार्ग से बहती है वहां वर्षा लाते हैं, किंतु जहां हवाएं स्थल भाग से होकर बहती हैं वहां शुष्कता लाते हैं। जैसे आप देखिएगा सभी महादेशों के, ये याद रखने वाली बात है, सभी महादेशों के पश्चिमी भाग के तटीय क्षेत्र, उष्ण जलवायु वाले महादेशों के पश्चिमी भाग, इसी कारण क्या हो गया भाई, मरुस्थल बन गया है। क्लियर है ना।
अब देख लीजिएगा दूसरा पवन क्या है इसके बाद, तो पछुआ पवन। तो पछुआ पवन कहां से कहां होगा, तो याद रखिएगा कि पछुआ पवन जो है ना वो आमतौर पर 30 से 60 डिग्री के उत्तरी अक्षांश और 30 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच बहेगी। लेकिन याद रखिएगा पछुआ पवनों की गति उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में एक समान नहीं होती है। कारण क्या है, आपको मैंने बताया पहले भी कि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप अधिक हैं। महाद्वीप अधिक हैं तो उन पर पहाड़, मैदान, पठार, चलिए मैदान से तो कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन पहाड़, पठारी है ना, इसके अलावा पहाड़ियां, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, ऊंची स्थलाकृतियां, ऊंची ऊंची इमारतें, ये सब पवन की गति को क्या है, धीमा करती हैं, प्रभावित करती हैं। लेकिन आपको यह भी पता है कि दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों की संख्या कम है, वहां महासागर ही ज्यादा है, और खास करके 40-45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नीचे तो महाद्वीप और भी बहुत कम है। फलस्वरूप वहां ये जब हवाएं चलती हैं, यानी दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली जो पछुआ पवनें हैं वो 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री के आसपास बहुत ही प्रचंड वेग से बहती हैं, इसलिए उनका अलग अलग नामकरण किया गया है। पूछा भी जाता है कि गरजता 40, दहाड़ता 50 और चीखता 60 नामक पवनें कहां बहती हैं, तो याद रखिएगा दक्षिणी गोलार्ध में 45 से या 40 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच, यानी दक्षिणी गोलार्ध में जहां पछुआ पवनें बहती हैं वहीं ये पवनें चलती हैं। तो वही बताया गया कि ये पवनें उपोष्ण उच्च दाब से अधोध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलते हैं, ये तो मैंने बताया बार बार, है ना। और किंतु व्यापारी पवनों की तरह इनकी गति एक से नहीं होती है। दक्षिणी गोलार्ध में जहां स्थल भाग कम है ना, 40 से 45 डिग्री अक्षांश के निकट ये काफी तेज चलते हैं। इसी कारण इन्हें यहां बहादुर पछुआ या गरजता 40, जिसको रोरिंग 40s कहते हैं, तो ये 40 से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच बहती है। दहाड़ता 50, फ्यूरियस 50s 50 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच बहती है। इसके अलावा चीखता 60, स्क्रीमिंग 60s, है ना, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। तो 60 डिग्री अक्षांश दक्षिण के आसपास ये पवनें बहती हैं बहुत तीव्र गति से। और उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तम पश्चिम से ये चलती हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी दिशा को निर्धारित किया जाता है पृथ्वी पर, वो ऐसे आप देखेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब अगर कोई पवन इधर से चल रही है तो क्या कहिएगा, है ना, ये साउथ वेस्ट की ओर से चल रहा है। लेकिन अगर कोई पवन, है ना, इधर से चल रहा है तो क्या कहिएगा, नॉर्थ ईस्ट से चल रहा है। कोई पवन इधर से चल रहा है तो कहिएगा साउथ ईस्ट से चल रहा है। कोई पवन अगर इधर से चल रहा है तो क्या कहिएगा, नॉर्थ वेस्ट से चल रहा है। तो वही कहा गया उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम क्या हो गया भाई, इधर से, है ना, दक्षिण पश्चिम से ना दक्षिणी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध में कहा है, उत्तर पश्चिम से चलती है कौन, ये पछुआ पवनें। और तीसरा है कौन, तीसरा है ध्रुवीय पवनें, पोलर विंड। तो पोलर विंड क्या है भाई, जरा भी देख लिया जाए। तो देखिएगा कि ध्रुवीय पवनें हैं वो आप देखिएगा 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव के पास से, और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के पास से। चूंकि यहाँ उच्च वायुदाब होता है तो वहां से क्या है, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर ये पवनें बहती हैं। चूंकि आप थोड़ी देर पहले देखे कि ध्रुवों पर हवाएं बड़ी भारी होती है, काफी सघन होती है, इसलिए हमेशा नीचे की ओर बैठती हैं, और यहाँ बिल्कुल ठिठुरा देने वाली ठंड होती है। हवा भी बहुत शीतल और एकदम ठंडी होती है ना। तो ध्यान रखिएगा कि ये पवनें ध्रुवीय उच्च वायुदाब से अधो ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है। ये अत्यंत सर्द पवनें हैं, अतः ये शुष्क भी हैं, फलस्वरूप इससे वर्षा नहीं होती। दूसरा हमने बताया था अस्थायी या सामयिक पवन। तो अस्थायी और सामयिक पवन कौन सा है भाई, तो ध्यान रखिएगा मैंने क्या बताया कि वैसी पवनें जो साल के कुछ महीनों में एक दिशा में तो अगली कुछ महीनों में दूसरी दिशा में प्रवाहित होती हो, वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी अस्थायी पवनें, टेम्पररी विंड, है ना। तो ध्यान रखिएगा, हमने उदाहरण देके बताया था, जैसे मानसून,
सबसे अच्छा समय है, अभी आपने देखा होगा कि दक्षिणी गोलार्ध से हिंद महासागर में, है ना, दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं बह रही हैं उत्तरी गोलार्ध की ओर। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के पास सूर्य की रोशनी सीधी पड़ने के कारण अभी उत्तरी गोलार्ध एकदम तप्त हो गया है, इसलिए वहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना हुआ है। उसको भरने के लिए क्या है, हिंद महासागर से दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं आ रही हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में बाईं बहते हुए आ रही थी और उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते ही ये दाहिनी ओर बहने लगी। खैर जो भी हो, लेकिन अभी हवा की दिशा इधर है, लेकिन अक्टूबर नवंबर आते ही ये गर्मी कहां पहुंच जाएगी, ऑस्ट्रेलिया के पास, और वहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। तब देखिएगा तिब्बत और हिमालय के क्षेत्र से हवाएं नीचे की ओर बहेंगी, जिसको हम लोग कहते हैं अस्थायी पवन। इसलिए बोला गया ना, अस्थायी पवन का सबसे बढ़िया उदाहरण है मानसूनी पवने। और आपको समझना होगा तो भारत में जो मानसून वाला चैप्टर आपने पढ़ा है उसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, है ना। और देखिएगा, और बीच में याद आ गया कि पिछली कुछ कक्षाओं में मैंने बोलना भूल गया, आप लोगों से निवेदन करना भूल गया कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, है ना। हम लोग लगातार आपके लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे प्रयासों को भी पुरस्कृत कीजिए। सीधे शब्दों में आपसे निवेदन है कि लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने मित्रों को भी भेजिए, ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन होते रहे, ठीक है ना। तो देखिएगा कि अब आज ये तो हमने दिखलाया कि पृथ्वी पर कुछ भागों में ऋतु विशेष में बहने वाली हवाएं मिलती हैं। ये हवाएं वर्ष भर में एक ही दिशा में न बह करके एक नियत समय में एक दिशा में तथा दूसरे नियत समय में दूसरी दिशा में बहती है, अतः इन्हें सामयिक पवन कहते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बहने वाला जो मानसून है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा आप देखिएगा स्थलीय और समुद्री समीर भी इसका उदाहरण है। तो स्थलीय और समुद्री समीर क्या है, जरा ये भी देख लिया जाए 1 मिनट में जल्दी से। देखिए, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, इसी से हम उदाहरण लेकर के आपको समझा देते हैं। देखिएगा, सूर्य की रोशनी अभी सीधी पड़ रही है, किस पर भाई? सूर्य की रोशनी सीधी पड़ रही है, ये बंगाल की खाड़ी है। इधर आप देखते होंगे हिंद महासागर, इधर अरब सागर। आप देखते होंगे सूर्य की रोशनी, मान लीजिए मेरे हाथ में, है ना, भगवान सूर्य है और मेरे क्या है, सूर्य की रोशनी सीधी पड़ रही है, किस पर? स्थल भाग पर भी और समुद्री भाग पर भी। आपको पता है पहले गर्म कौन होगा? स्थल भाग। जब पहले स्थल भाग गर्म होगा, ये कब की घटना है? दिन की घटना है, जब सूर्य बिल्कुल ठीक सामने है ना। तो दिन के समय में जब सूर्य की रोशनी सीधी पड़ेगी तो ये इलाका एकदम गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के कारण क्या होगा, यहाँ लो प्रेशर बन जाएगा। लेकिन पानी अभी जल्दी गर्म नहीं हुआ है, तो पानी तुलनात्मक रूप से क्या है, पानी में हाई प्रेशर है ना। तो अभी दिन के समय, ध्यान रखिएगा, दिन के समय में, है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा बहेगी ना भाई। तो दिन में, है ना, समुद्र से, दिन में क्या होगा, समुद्र से स्थल की ओर पवनें बहेंगी। इसी को हम लोग कहेंगे क्या भाई, समुद्री समीर या समुद्री पवनें, ठीक है ना। लेकिन इसके ठीक उलट आप देखिएगा, अब सूर्यास्त हो चुका है, सूर्यास्त हो चुका है, तो क्या होगा भाई, जब सूर्यास्त हो चुका है तो क्या होगा, घटना क्या होगी, अभी भी जो बंगाल की खाड़ी वहीं खड़ी है, अभी भी अरब सागर वहीं है और हिंद महासागर वहीं है। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त हो जाएगा, आप क्या महसूस करेंगे भाई, कि जैसे सूर्यास्त हो जाएगा, है ना, अभी ये इलाका बहुत जल्दी गर्म होता है तो बहुत जल्दी ठंडा भी होगा, तो ये इलाका जल्दी ठंडा हो जाएगा, है ना। जबकि पानी अभी देर से क्या ठंडा होगा, तो तुलनात्मक रूप से पारू में क्या होगा, पानी में लो प्रेशर होगा। पानी अभी भी गर्म है तो लो प्रेशर होगा, जबकि यहां क्या है भैया, यहां हाई प्रेशर होगा। क्यों?
क्योंकि ये ठंडा हो चुका है कौन, स्थल भाग, और पानी अभी भी गर्म है, पानी अभी भी गर्म है। तो क्या होगा, रात में क्या होगा, अब हमेशा हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो रात में क्या होगा, हवाएं क्या है, स्थल भाग से समुद्र की ओर बहेगी। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको बोलते हैं स्थलीय पवनें कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये स्थलीय पवनें कब बहेंगी, रात में, और समुद्री पवनें कब बहेंगी, दिन में। तो ये भी दिन में और रात में पवनों के बहने की दिशा अलग अलग हो जाती है ना, इसलिए क्या है, ये भी अस्थायी पवन है। और लास्ट आप अगर देख लीजिएगा, है ना, लास्ट आप देख लीजिए, तो स्थानीय पवनें, लोकल विंड, मैंने पहले ही बता दिया था कि स्थानीय पवनों का कारण क्या है, तापमान और दबाव में अंतर। क्या बोला गया, ये पवनें किसी विशेष छोटे क्षेत्र में दिन या वर्ष के कुछ विशिष्ट, है ना, समय में चलती है, वहां के तापमान और दबाव में अंतर के कारण ये विकसित होती है। तो दो तरह के स्थानीय पवनें भी दो तरह की हैं भाई, एक गर्म स्थानीय पवनें और दूसरी ठंडी स्थानीय पवनें। तो गर्म स्थानीय पवनों में कौन कौन होगा, भारत में चलने वाला लू, याद रखना है, उत्तरी अमेरिका में, है ना, रॉकी पर्वतमाला के ढाल पर चिनुक, मैंने पहले बताया था, यूरोप के आल्स पर्वत में फोन, सहारा मरुस्थल में सिरोको, पश्चिमी अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में हरमटन, इसे डॉक्टर भी कहते हैं। ये पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से किस हवा को डॉक्टर भी कहते हैं, हरमटन को कहते हैं, जो अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में प्रवाहित होती है। उसी प्रकार ठंडी स्थानीय पवन भी है, इसमें फ्रांस के भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो मिस्ट्रल नामक हवा है, इटली में बोरा, रूस और साइबेरिया के क्षेत्रों में चलने वाली बेहद ठंडी और बर्फीली हवा है ना। इसके अलावा पुर्गा नामक हवा भी है, ये टुंड्रा प्रदेशों में, साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेशों में बहती है, और पैम्पेरो जो है ये अर्जेंटीना और उरुग्वे के क्षेत्र में आप देखिएगा प्रवाहित होती है। तो आपने देखा इस टॉपिक में कि पवनें कौन कौन सी हैं जो धरातल पर बहती हैं, पवनों के बहने का कारण क्या है, पवनों के बहाव को कौन प्रभावित करता है, और कहाँ कौन कौन से किस किस अक्षांश में कौन कौन सी क्या पवनें बहती हैं, कैसे पवनें विपरीत दिशा से आकर आपस में टकराती हैं तो ऊपर उठती हैं, तो वहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, फिर ये विक्षेपित होकर के जो पवनें उतरती हैं तो वहां उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। तो ये निम्न और उच्च वायुदाब के क्षेत्र के विकसित होने के कारण पूरे पृथ्वी पर आप देखिएगा 3 प्रकार के वायुमंडल कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, जिसको मैंने बताया था आपको, याद आ रहा ना। तो देखिएगा कि इस तरह से इस पूरे चैप्टर को मैंने आपको बड़े आराम से समझाया है। आपसे निवेदन है कि एक बार धीरे धीरे फिर से इसको सुनिएगा। मेरा विश्वास है कि जितना अच्छे तरीके से मैंने बताया है आपको, उससे कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से आप खुद इसको सीख भी लेंगे दोबारा देख करके, ठीक है ना। तो आप फिर से निवेदन या आपसे कमिटमेंट लेना चाहूंगा कि भाई आप जरूर इसको, है ना, शुरू कीजिए, और मैंने क्या है इसको अच्छे से पढ़ना, लिखिए भी, और साथ साथ इसको आप अपने मित्रों को भी साझा कीजिए इस चैनल को। और बहुत जल्द, बस 1-2 टॉपिक बाकी रह गया, इसके बहुत जल्द हम लोग फिर इन सारे टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नोत्तर भी लेकर के आएंगे, अच्छे से सारे प्रश्नों को लेकर के आएंगे, आपके सामने रखेंगे, और फिर एक एक प्रश्न को हम अच्छे ढंग से उसका विश्लेषण करके आपके दिल दिमाग में उसको बैठाने का प्रयास करेंगे, जो प्रश्न इस बार के लिए प्रोबेबल है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे।